Hello people, welcome to the session. I'm Rachita Sachdeva, your Vedanta Chemistry Master Teacher and I hope you guys are doing fantabulous. So भाइयों और बहनों, I hope तुम्हारे आस पड़ोस दोस्त वो सब चंगे होंगे. And today I have brought a previous year question marathon. PYQ का मतलब होता है previous year questions. So as your exams are coming up, midterm बिल्कुल आ ही गए हैं. तो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग ने पूरा रिविजन करके रखा होगा. यूर ऑल सेट विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड टॉपिक्स और उन्हीं को प्रैक्टिस करने के लिए वी हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. अब आप सीबीएसई का पैटर्न समझो. सीबीएसई जितने भी क्वेश्चंस लाता है मोस्ट ऑफ इट हैज बीन चिप्ड आउट फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. तो व्हाई नॉट प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि सीबीएसई के पैटर्न के अकॉर्डिंग जो हम लोग ने पीछे से पूरा उनका पैटर्न पढ़ा है, दे ट्राई टू टेक एज मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर एज इट इज उठा के चिपका देते हैं. तो व्हाई नॉट टू डू दी जीत की तैयारी. सो आई होप यू ऑल आर रेडी टू डू जीत की तैयारी. चाक दे फट्टे एंड लेट्स ऑफ केमिकल लोचर टुगेदर आफ्टर दिस डोज ऑफ मोटिवेशन. It's very nice. It's so deep. Whose dream is this? Mine. Who will work hard for it? Me. कोई और नहीं आएगा मेरा ड्रीम पूरा करने. If I have to achieve the successful path, I have to sacrifice certain things. अगर मुझे मेरे डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो उसकी मेहनत भी हम ही करेंगे. So अपना काम किसी और पे मत डालो and complete your work on time. ठीक है जी? Okay, that's a deep one. So let's begin without any delay. 5 mark question. हम लोग 4 questions करेंगे 5 mark के. 4 mark के भी हम लोग 4 questions करेंगे. 3 mark के 10 question करेंगे. 1 mark के we'll do approximately 16 questions we'll do. ठीक है? So I hope you all are ready. चले आगे? चलिए. So हम लोग उल्टा चलेंगे. 5 mark, then 4 mark, then 3 mark, 2 mark and then 1 mark. Starting up with the very first question, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है. 5 मार्क्स लूट लो यहाँ पे. इट्स टू डायरेक्ट कि आपको सिर्फ हर एक टर्म को एक्सप्लेन करने को बोला है. फ्यूजन क्या होता है? मेल्टिंग, इजंट इट? कैल्विन क्या है? एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर. आप लोग क्या कैल्विन और डिग्री सेल्सियस को कन्वर्जन नहीं जानते हो? बिल्कुल जानते हो. लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट इज अ हिडन हीट जिसको हम लोग इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के टाइम पे यूज करते हैं. Latent heat of fusion and vaporization. Fusion means melting. वो heat which is being that छुपा हुआ heat which is used to convert solid to liquid, fusion कहेंगे. The heat which is being consumed to convert liquid to vapors at a constant temperature से हम latent heat of vaporization कहेंगे. And atmospheric pressure that we will discuss. ठीक है? एक एक करके I will give you the keywords. यहाँ पे आपको keywords पे फोकस करना है. देखो प्रेजेंटेशन फ्रेमिंग वगैरह तुम लोग कर लोगे. दैट आई डोंट हैव एनी डाउट, क्योंकि आप लोग कब से पेपर देते हुए आ रहे हो. यू नो हाउ टू राइट द आंसर्स. बट आप लोग के मार्क्स तब भी नहीं आते हैं. आप तब भी बोलते हो यार हमने आंसर लिखा था बट स्टिल आई हैव लॉस्ट सम मार्क्स. वो जो सम मार्क्स है ना वो कीवर्ड से आते हैं. तो हम लोग कीवर्ड्स पे फोकस करेंगे. ठीक है? सो नाउ एज वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूजन, फ्यूजन मतलब मेल्टिंग. तो आप यहाँ पे शुरुआत ही करोगे एक ऐसा प्रोसेस जिसे हम मेल्टिंग भी कहते हैं. राइट? मेल्टिंग में क्या होता है? सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग. दिस इज कॉल्ड एज फ्यूजन. फ्यूजन का ऑल्टरनेटिव टर्म है मेल्टिंग. मेल्टिंग में क्या होता है? सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है ऑन हीटिंग. सिंपल. यही आपके कीवर्ड्स है. Kelvin represented by capital K. What is capital K here means? SI unit of temperature. SI unit of temperature means standard international unit of temperature. इसका अगर हम वैल्यू देखें तो हम लोग अपने कैलकुलेशन के ईज के लिए 273 लेकर चलते हैं. इफ यू रिमेंबर, कैल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273. ये हमारे ईज के लिए होता है, कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए. बट अगर हम लोग टेम्परेचर यहाँ पे वैल्यू देखें तो इट्स सपोज टू बी 273.15.
बट यूजुअली वी डोंट टेक दिस वैल्यू बिकॉज हम पॉइंट्स वगैरह में डेसिमल्स में लाके अपने कैलकुलेशंस को थोड़ा और टफ कर देते हैं, विच इज नॉट नीडेड. सो हम लोग मोटा मोटा क्या ले लेते हैं, 273. सो आप उसके बाद उसका फॉर्मूला बताओगे हाउ टू कन्वर्ट केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस. एंड चाहे तो आप एक एग्जाम्पल ले लो, कोई भी रैंडम वैल्यू ले लो डिग्री सेल्सियस का, प्लेस इट हियर, सब्स्टिट्यूट करो और उसको केल्विन में कन्वर्ट करके बता दो. दैट्स व्हाट यू कैन डू फ्रॉम योर साइड एक्स्ट्रा. लेटेंट हीट, लेटेंट का लेमन मतलब होता है, मतलब आम लोगों के लिए हम लेटेंट को कैसे समझाते हैं, लेटेंट का मतलब छुपा हुआ. हिडन हीट, अब ये हिडन हीट का मतलब क्या है, एक सिनेरियो में आप लोगों को समझाती हूँ. लेट्स से कि हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, उस कंटेनर में हमारे पास आइस क्यूब्स है. इन आइस क्यूब्स को हमने हीट करा, ठीक है, वी हैव स्टार्टेड हीटिंग दिस, एंड इसमें हमने रखा है एक थर्मामीटर. ठीक से समझ में आया यहाँ तक क्या चल रहा है. हमने कंटेनर लिया, कंटेनर को हीट करे, उसके अंदर आइस क्यूब्स रखे और हमने थर्मामीटर उसमें इनपुट करा है, रखा है. ना ऑब्वियसली बात है भाई कि अगर हम सिस्टम को हीट कर रहे हैं तो थर्मामीटर पे टेम्परेचर बढ़ेगा, वेरी ऑब्वियस. टेम्परेचर बढ़ा, इनिशियल टेम्परेचर लेट्स से -5 डिग्री सेल्सियस था और बढ़ते 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 इट रीचेस टू 0 डिग्री सेल्सियस. बट कुछ वियर्ड सा हुआ. क्या वियर्ड हुआ कि हम सिस्टम को हीट कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे अटक चुका है, टेम्परेचर अटक चुका है. अब क्या करें, यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर लेने वाला थर्मामीटर क्या सही है, बिल्कुल सही है. तो फिर हुआ क्या, यहाँ पर जितना हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो जाके छुप चुका है सिस्टम के अंदर, और उस हीट को हम प्यार से कहते हैं लेटेंट हीट. उस लेटेंट हीट का काम क्या है, द यूज ऑफ लेटेंट हीट is to interconvert state of matter. ये सिर्फ इंटरकन्वर्जन के लिए है, for state of matter. सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए. मगर करेगा कैसे, ऐसा हीट क्या कर देगी कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए. ये इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ता है. तो सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू सॉलिड, इसको ओवरकम करता है ये हीट, लेटेंट हीट, एंड इट ब्रिंग्स देम फार अपार्ट. उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के उन पार्टिकल्स को दूर लाएगा. मतलब दो सॉलिड हैज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, एंड दिस लेटेंट हीट इज आल्सो यूज्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ लिक्विड स्टेट एंड कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट. सो दैट्स हाउ लेटेंट हीट वर्क्स. अभी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है. फ्यूजन का मतलब मेल्टिंग होता है, एज यू ऑल नो, यू वेरी स्मार्ट. तो मतलब जब ये छुपा हुआ हीट काम आता है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ध्यान रखना ये सब एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है. जैसे कि यहाँ पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है बट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस. इसीलिए हमने क्या बोल दिया, इसको मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बोल दिया. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस हुआ 0 डिग्री सेल्सियस. ऐसे ही जब जैसे ही पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया ये टेम्परेचर राइज होके 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके स्टक हो जाता है वापस से. अब जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके अटक गया है तो अब ये हिडन कहाँ जा रही है, ये हीट क्या काम कर रही है. So the hidden heat is used up, consumed in converting liquid to vapor state. Liquid को vapor state में convert कर रहा है, right? So this point is called as latent heat of vaporization when liquid is converting into vapor state again at constant temperature. ये सब constant temperature पे होता है, ठीक है. Now वंस वी कम टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उससे पहले आप लोग देख लो कि ये कीवर्ड्स लिखे गए हैं आप लोगों के लिए. तो ये टर्म्स जो हैं आपको अपने आंसर्स में डालनी होंगी जब भी अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है तो, अदरवाइज यू विल लूज मार्क्स फॉर इट. ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर
नाम से पता चल रहा है एटमॉस्फेयर से लगाया गया प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सिंपल, सच्ची में यही है बस. प्रेशर अप्लाइड बाय एयर ऑन टू द सर्फेस इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. नॉर्मल सी लेवल पे हमारा जो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वो होता है 1, और हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, ATM. इट्स नॉट दैट पैसा वाला ATM नहीं, ATM इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसका प्रेशर का एक्चुअली यूनिट है ATM. ऐसे और यूनिट्स भी होते हैं. पास्कल इज ऑल्सो वन ऑफ द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नथिंग विद द प्रेशर अप्लाइड बाय एयर ऑन टू द सर्फेस. दैट्स व्हेन वी कॉल इट एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है. सो गाइस, फ्यूजन मीन्स मेल्टिंग. ठीक है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, इसे हम फ्यूजन कहते हैं. फ्यूजन का ऑल्टरनेटिव टर्म है मेल्टिंग. केल्विन SI यूनिट है टेम्परेचर का, एंड वी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A, एंड आप इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं. एंड इसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो गिव वन एग्जाम्पल, दो इट्स नॉट मैंडेटरी, बट हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो बिल्कुल एक सेल्सियस का, लेट्स से वी टेक दिस एज एन एग्जाम्पल, और सेल्सियस का वैल्यू लेके केल्विन में कन्वर्ट करके उनको शो कर दो, बता दो कि भाई हमें ये भी आता है. Now, what is latent heat? Latent heat is the hidden heat. इसे हम hidden भी कहते हैं, which is converting the states of matter. Solid को liquid में, liquid को vapors या gas में convert करता है. So this is the heat required to overcome the force of attraction between particles of matter and changes from one state to another. ये लिखना आवश्यक है, जरूरी है. वाह. Okay, latent heat of fusion, latent heat of vaporization. Vaporization में water vapors में convert होते हैं, fusion के अंदर solid liquid में convert होते हैं, but it happens at a constant temperature. एक particular temperature पे ये काम चलता है. ठीक है, that's latent heat of fusion and vaporization. Atmospheric pressure is the pressure of air on the surface is called atmospheric pressure. और standard value क्या है pressure का? That is 1 ATM, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 ATM शॉर्ट में. एंड एक और यूनिट है पास्कल, विच इज ऑल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर. ऑन दैट नोट, मूविंग ऑन टू वन नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑफ 5 मार्क. पता है इसमें आप लोगों को टाइम भी नहीं लगेगा. मैं मानती हूँ पहले वाले क्वेश्चन में आपको लिखने में टाइम गया, 5 मार्क्स आपने गेन करा. यहाँ पे यू वोंट इवन नीड more than 1 minute to answer this entire question. 1 मिनट में 5 मार्क्स आपके. कैसे? I think 1 मिनट में मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ. Classify following in elements, compounds and mixtures. हर एक पॉइंट 1 मार्क का है. सोडियम, सॉइल, शुगर सोल्यूशन, सिल्वर, कैल्शियम कार्बोनेट. तो आपको क्या लगता है एलिमेंट कौन है? एलिमेंट्स आपके मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, एंड मेटलॉइड्स होते हैं, है ना. यही आपके एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है. मेटल कौन? सोडियम इज अ मेटल, देन सिल्वर इज अ मेटल. ठीक है. मिक्सचर, मिक्सचर आपका होमोजेनियस मिक्सचर है शुगर सोल्यूशन, वेरी सिंपल. ठीक है. कैल्शियम कार्बोनेट आपका कंपाउंड हो चुका है. बचा क्या? सॉइल इज अ मिक्सचर अगेन. सॉइल इज अ मिक्सचर. Voila guys, you have gained 5 marks. Do let me know in the chat box अगर आपको भी इसमें एकदम 5 marks मिले और बहुत जल्दी से you have solved this question as well. So overall how will we write this? Elements, sodium, silver. क्योंकि metal है, non-metal, metalloids ये सब elements का part है, which is a pure substance. Compound भी pure substance का part है, where different elements going to combine chemically, bond बनाते हैं. तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया. मिक्सचर्स के अंदर सॉइल एंड शुगर सोल्यूशन. इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. ओके, मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन दैट नोट. क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर. जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट. सो करते हैं. ठीक है, बहुत आसान है. सोडा वाटर, सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर मिलता है एंड इट्स अ होमोजेनियस मिक्सचर. ठीक है. सो सल्यूट कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, सॉल्वेंट पानी हुआ, तो सोल्यूशन हुआ. ठीक है. सोल्यूशन बोले तो होमोजेनियस मिक्सचर. दिस इज होमोजेनियस. ठीक है. एयर, सॉइल, विनेगर, फिल्टर्ड टी.
wood. Wood is a heterogeneous mixture. Air is a homogeneous mixture. Soil is a heterogeneous mixture, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली आपको बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, इम्प्योरिटीज मिलती हैं, है ना, छोटे छोटे से आपको कंकड़ पत्थर भी मिल जाते हैं. सो सॉइल इज डेफिनेटली अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर. विनेगर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर. एंड फिल्टर्ड टी. फिल्टर्ड टी मतलब इसमें उन्होंने बहुत अच्छे से स्पेसिफाई कर दिया कि भाई इसके अंदर टी के पार्टिकल्स नहीं मिलेंगे, फिल्टर्ड है तो डेफिनेटली इट्स अ होमोजेनियस मिक्सचर. तो देखिए, होमो के अंदर सोडा वाटर, एयर, विनेगर एंड फिल्टर्ड टी. लेट्स टेक अ लुक. होमोजेनियस, लेट्स सी द एग्जांपल्स. होमोजेनियस कौन कौन है? They are soda water, air, vinegar and filter tea. Heterogeneous में wood and soil. And voila, time's up. है ना? I think 1 मिनट लगा होगा हम लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, and we did it. Now they have also asked you, okay, they have not asked you to explain it, but still हमने explain करा है. चलो भैया, इतने में 5 मार्क क्या जस्टिफाई करें, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देते. There is no harm in defining these वर्ड्स, इन डिफाइनिंग दीज टर्म्स. कोई हार्म नहीं है, एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो आप लोग. दो दे हैव नॉट आस्क्ड इन द क्वेश्चन, बट इट्स योर चॉइस इफ यू वांट टू एक्सप्लेन. ठीक है. होमोजेनियस बोले तो पार्टिकल्स विच हैव बीन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट. एक जैसा लगता है, जैसे कि लेमन सोडा, पहला सिप भी वैसा ही टेस्ट करेगा जैसे दूसरा सिप करेगा, तो इट्स होमोजेनियस. पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. इंक इन वाटर, होमोजेनियस. Heterogeneous के अंदर where particles are non-uniformly distributed, unevenly distributed throughout, that's heterogeneous. Hetero बोले तो different. ठीक है, जैसे कि cereals in milk हो गया, sand in water हो गया, और blood हो गया. These are all heterogeneous mixture. Okay, moving on to your next question. यहाँ पे थोड़ा काम करना है हम लोगों को. Pick your pen and paper, keep it handy. पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं. 1.5 gram of solute is dissolved in 15 grams of water to form saturated solution at 298 Kelvin. ठीक है. Find out the solubility of solute at this temperature. कैसे करेंगे? आपको उसने सल्यूट दे दिया है कि बॉस सल्यूट है हमारे पास 1.5 grams एंड सॉल्यूशन दिया है विच इज 15 grams. तो कैसे निकालोगे आप सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी कैसे निकालते हैं? सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in the saturated solution at a particular temperature is called solubility. कितना maximum amount of solute dissolve हुआ है in a given saturated solution. तो यहाँ पे उसे saturated solution बनाया 15 grams का. ठीक है, तो हम लोग का 1.5 कितना ग्राम solute हम dissolve करें एक saturated solution में into 100, कितना आएगा? Calculate, that's your answer. ठीक है. Now, second, state 2 ways in which a saturated solution can be changed to unsaturated solution. इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम लोग डिफरेंस समझते हैं. सैचुरेटेड का डिफरेंस, अनसैचुरेटेड का डिफरेंस, सॉरी, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड का डिफरेंस. सैचुरेटेड बोले तो जब हमारे पास एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में हम और सल्यूट ऐड नहीं कर सकते. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास लेट्स से 1000 ml पानी है, ठीक है, इसमें भी 1000 ml पानी है, हमने 1 स्पून शुगर डाला, फिर हमने इसको चेंज करके 2 स्पून कर दिया, ये डिसॉल्व हो रहा है. जब तक गिवन सल्यूट आपके सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता जा रहा है वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा. सैचुरेटेड कब बनता है? जब लिमिट क्रॉस हो जाती है. आप लोग ने सुना होगा ऐसे कभी टर्म, ओह आई एम सो सैचुरेटेड, माय ब्रेन इज सो सैचुरेटेड, अभी ना अंदर कुछ घुस नहीं रहा है.
आई एम सो टायर्ड, आई एम सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि भाई अभी लिमिट हो चुका है, अब इससे आगे ना हो पाएगा। तो वही सैचुरेटेड का यहाँ पे भी मतलब है। अब सोचो इस 1000 ml में मैंने 5 स्पून शुगर मिलाया, 5 स्पून तक वो डिसॉल्व हुआ। जैसे ही 6 स्पून मिलाया, बंद, कि भाई हो गया है, अब ना हो पाएगा, इससे ज्यादा हम डिसॉल्व नहीं कर सकते और बाकी के शुगर पार्टिकल्स नीचे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं। वो उसका सैचुरेटेड पॉइंट है और इस समय हम सॉल्यूशंस को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है ऐसे 2 फैक्टर्स बताओ जिससे कि आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट कर दो, कि मतलब हम इसमें और डिसॉल्व कर सके सॉल्यूट। कैसे कर सकते हो? या तो इसको हीट करने लग जाओ, हीटिंग से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, अगर आप लोगों को ये बात याद हो, धुंधली धुंधली है ना। तो टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, सॉल्युबिलिटी बढ़ी। तो अगर आप 6 स्पून के बाद 7 स्पून भी डालोगे ना उसमें, तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो आप उसको वापस से अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट कर सकते हो बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। सेकेंड फैक्टर क्या है? पानी डाल दो, और 1000 ml पानी था ना, उसमें 6 स्पून डिसॉल्व नहीं हो पा रहे थे ना, आप उसका पानी का लेवल बढ़ा दो, मेक इट 1500, मेक इट 2000 ml। कैसे डिसॉल्व नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा, सॉल्वेंट का क्वांटिटी बढ़ चुका है, अब तो उसमें वापस से डिसोल्यूशन होना स्टार्ट होगा एंड दैट अगेन मेक्स इट एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज नोट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझ ला? सो योर आंसर इज 10 ग्राम्स। अगर सब लोगों का 10 ग्राम्स आया है, खुश हो जाओ, चागरे फट्टे। एंड नाउ सैचुरेटेड को हम अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय ईदर हीटिंग, या तो आप हीटिंग करोगे या और सॉल्वेंट ऐड करोगे। दीज आर द 2 फैक्टर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, रिपीटेड लिटरली। ओके, सो ऑन दैट पॉजिटिव नोट, आफ्टर दोस 5 मार्क का मेहनत जो हम करके आए हैं, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू 4 मार्क का क्वेश्चन। अब आप लोग ने देखा होगा क्वेश्चंस दिखने में इतने बड़े बड़े होते हैं बट आंसर्स उनके इतने छोटू से होते हैं। तो आधे से ज्यादा बच्चे क्वेश्चन देख के डर चुके होते हैं। तो भाई तुम्हारे पास प्लस पॉइंट है कि अपने आप को स्ट्रांग रखो, कॉन्सेंट्रेटेड रखो, फोकस्ड रखो, और जरूर से आपके बड़े क्वेश्चंस के आंसर हमेशा छोटे ही होते हैं। आप चाहे और क्वेश्चंस करके देखो 5 मार्क के, आपको यही पैटर्न मिलेगा। आपको कोई वो नहीं बोलेगा कि 2-2, 3-3 पेज का आंसर लिखो, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो आराम से रहना, फोकस्ड रहना, डरना मत। क्वेश्चन देख के जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उसका आंसर उतना ही आसानी से आप निकाल लोगे। यू गाइज आर सुपर इंटेलिजेंट। ओके जी, चाक दे फट्टे, लेट्स मूव ऑन टू 4 मार्क क्वेश्चंस। अगेन 4 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग इसमें। पहला क्वेश्चन, the maximum amount of solute that can dissolve in a given amount of solvent, dissolved in 100 grams of water at a given temperature is called as solubility in water। तो इससे बस solubility का एक definition आपको पकड़ा दिया है, the maximum amount of substance that can be dissolved in 100 grams of water at a given temperature or at a particular temperature, इसे हम solubility कहते हैं। ठीक, अब वो कह रहा है given that solubility of HCl is 37 by 100 grams। ये शायद आपने पहली बार देखा होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है given the solubility of KCl is 37 divided by 100 grams at this temperature। अभी हम लोग solubility का क्वेश्चन करके आए हैं जिसमें मैंने आपको क्या कहा था, कितना अमाउंट ऑफ सल्यूट हम डिसॉल्व कर सकते हैं इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो ये 37 जो है ये आपका सल्यूट है। 37 ग्राम्स ऑफ KCl हम 100 ग्राम्स ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर सकते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर और एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये उसने आपको दे दिया है, गिवन दैट solubility of KCl is 37 grams in 100 grams at this temperature। समझ ला? यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। नाउ फाइंड दी
mass of potassium chloride that would be needed to form a saturated solution of 60 grams at 303 Kelvin. पहले 37 चाहिए था 100 ग्राम के लिए, वो पूछ रहा है कितना ग्राम KCl चाहिए 60 ग्राम सोल्यूशन के अंदर. यूनिटरी मेथड लगाओ भाई, मैथ्स इंटीग्रेट करो. 37 grams KCl was needed in 100 grams of solution. Therefore, X gram of KCl needed in 60 grams. कैसे निकालते हैं? यूनिटरी मेथड में आपको जो भी चीज निकालनी होती है आप उसे राइट हैंड साइड पे रखते हो. तो ये प्रेजेंटेशन को बिल्कुल उल्टा कर दो, जैसे कि 100 ग्राम्स के अंदर हमें 37 ग्राम्स KCl चाहिए, तो 60 ग्राम्स के अंदर हमें कितना चाहिए? 37 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 60. बूझो तो जाने. गिव मी द आंसर इन चैट बॉक्स. कम ऑन. जिनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया दोबारा सुनो. गुड, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन. उससे आपको सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन दे दिया, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए, जबकि आपको सॉल्युबिलिटी के डेफिनेशंस पता है. नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, गिवन दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ KCl इज 37 डिवाइडेड बाय 100 एट दिस टेम्परेचर. सॉल्युबिलिटी क्या कहता है कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. ठीक है, तो उससे आपको एक का दे दिया है कि 100 ग्राम में 37 आप डिसॉल्व कर सकते हो. फिर वो पूछ रहा है कि कितना मास KCl आप 60 ग्राम्स ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन में डिसॉल्व कर पाओगे. यूनिटरी मेथड में चिपकाओ एंड यू विल गेट योर मास. सो योर आंसर योर इज 22.2 grams. Getting this answer? Yes? Do let me know in the chat box. आ रहा है सबका ये आंसर? So 100 grams के अंदर 37 grams चाहिए. 100 grams of water in saturated solution require 37 grams of KCl. तो ऐसे 60 grams के लिए कितना चाहिए होगा? 37 divided by 100 into 60 and that gives you 22.2 grams. चाक दे फट्टे, चले आगे. Okay जी. Next question on your screen. The teacher instructed 3 students, A, B and C. ठीक है, हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं, A, B और C. टीचर ने क्या इंस्ट्रक्ट करा? To prepare 60% mass by volume potassium hydroxide. पोटेशियम है कि भाई सोडियम है? Let's keep it sodium. सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बनाना है 60%. ठीक है, 60% मास बाय वॉल्यूम ऑलरेडी बॉस गिवन है. दिस इज ऑलरेडी गिवन. चलो, नाउ दे आर सेइंग A dissolved 60 grams. A ने क्या करा? 60 ग्राम NaOH डिसॉल्व करा इन 100 ml वाटर. देखो भाई और बहनों, एक एक टर्म मैटर करता है इस क्वेश्चन में. ईच टर्म मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर आंसर. बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर रीडिंग इट. नेक्स्ट, फिर बी ने डिसॉल्व करा 60 ग्राम्स ऑफ NaOH in 100 grams ऑफ वाटर. ठीक है, फिर आता है सी की बारी. C ने डिसॉल्व करा 60 grams of NaOH to make 100 ml of solution. तुम लोग को डिफरेंस समझ में आ रहा है? 60 grams in 100 ml water, 60 grams in 100 grams of water, 60 grams in to make 100 ml solution. अब इसका फॉर्मूला लगाओ. फॉर्मूला लगा के आपको सब क्लियरली दिखने लगेगा. मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू into 100.
अभी मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास सबने ले रखा है 60 60 60, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहां सिर्फ एक ही बच्चा है जिसने 100 ml ऑफ सॉल्यूशन बनाया। अगर हम इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आएगा, 60 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इससे आपके पास कितना मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ रहा है, 60। टीचर ने क्या पूछा था, 60% आपको प्रिपेयर करना है। और हमारे सी स्टूडेंट बहुत ही धुरंधर इंसान निकले, एकदम कड़क वैल्यूज लिया है। 100 कट हुआ, 60% आया, खत्म। अब बाकी ए और बी ने क्या झोलझाल करा है ना, इन्होंने सॉल्वेंट लिया है। अब इस सॉल्वेंट लेने का मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए मुझे इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, और अगर हम इनका सब्स्टिट्यूशन करें तो 60 सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट लगेगा। सो दैट विल बी 100 प्लस 60 विच इज 160 इंटू 100, जिससे आपको कते ही 60% तो नहीं मिलने वाला। सो दैट इज द रीजन जो सी स्टूडेंट है दैट डिड एब्सोल्युटली फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। वो सी वाला ले गया भाई, यहां से पूरा चार्म ले गया। सो स्टूडेंट सी हैड मेड द डिजायर्ड सॉल्यूशन। ए एंड बी ने जो प्रिपेयर करा था वो 160 ml का सॉल्यूशन प्रिपेयर करा था, जबकि स्टूडेंट सी मेक्स द डिजायर्ड सॉल्यूशन। क्लियर है बॉस, कैसे लिखना है, कैसे सॉल्व करना है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अ सब्सटेंस X इज हाईली कंप्रेसिबल। एक X सब्सटेंस है जो कि बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल है। मजेदार क्वेश्चन है, आप लोग को हिंट मिलते ही जाएंगे। इस X को निकालने का हिंट आपको मिल चुका है। वैसे हाईली कंप्रेसिबल कुड इजीली बी लिक्विफाइड, मुझे तो जाने कौन है हाईली कंप्रेसिबल। नाउ इट कुड ऑल्सो टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, मतलब इनका फिक्स शेप भी नहीं है। प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ सब्सटेंस, प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ X। सो X क्या है भाइयों और बहनों, इट्स क्लियरली गैस। हाईली कंप्रेसिबल गैस होता है, और ये पूरे कंटेनर का शेप ले लेते हैं। वट एवर कंटेनर यू प्रोवाइड दे टेक द एंड ऑक्यूपाई द शेप ऑफ द कंटेनर। तो X गैस है, नेचर हमें पता चल चुका है। लिस्ट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस X other than those already mentioned। हाईली कंप्रेसिबल नेचर छोड़ दो, कंटेनर ऑक्यूपेंसी छोड़ दो, इसके अलावा गैस की आपको 3 प्रॉपर्टीज शेयर करनी है। एनी 3 प्रॉपर्टीज दैट यू कैन लिस्ट। पहला हम लिख सकते हैं डिफ्यूजन, दैट शोज मैक्सिमम डिफ्यूजन, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। डेंसिटी लीस्ट होती है, बिल्कुल लिख सकते हो, डेंसिटी इज लीस्ट, right? They do not have fixed shape, do not have fixed shape। एंड आपको और प्रॉपर्टीज याद आ रही है तो प्लीज गो फॉर इट। गैसेस की आपको 3 प्रॉपर्टीज लिखनी है अदर देन व्हाट इज बीन मेंशन इन द क्वेश्चन। तो यहाँ पे सब्सटेंस इज नॉट रिजिड, इट्स फ्लोई। इंटरपार्टिकल स्पेस सबसे ज्यादा होता है, काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, डेंसिटी लीस्ट होती है, डिफ्यूजन प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा होती है। सो द नेचर इज गैस, नेचर ऑफ द सब्सटेंस X इज गैस। समझ ला, डन एंड डस्टेड। इतना सिंपल क्वेश्चन था। Next question on your screen. Wet clothes dry up similarly. Wet clothes dry up similarly when we spill water on the floor. It dries up after some time. In both the cases, change of state from liquid to vapor takes place without reaching the boiling point. किस फिनोमिना की हम लोग बात करें, आपको उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया है कि वेट क्लोथ्स को हमने ड्राई करा जब हमने उसे व्हेन वी स्पिल वाटर ऑन दी क्लोथ्स, एंड आफ्टर सम टाइम इन बोथ द केसेस चेंज ऑफ स्टेट क्या हुआ, लिक्विड टू वेपर, और बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने से पहले ही वेपराइज हो चुका है।
इसका मतलब हम लोग किस फिनोमेना की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? लिक्विड टू वेपर है, बट बिफोर बॉइलिंग पॉइंट, एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट अगर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, इसी फिनोमेना को हम इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन के लिए हमें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं चाहिए। बॉइलिंग के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है फॉर द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू वेपर स्टेट। इवेपोरेशन will happen continuously and it's a very slow process, surface phenomena है, जबकि boiling rapid होता है and it is a bulk phenomena. That's a major difference. Explain how change occurs at a temperature lower than boiling. कैसे हुआ? क्या concept है इसके पीछे कि boiling करने से पहले ही liquid vapor में convert हो जाता है? So the phenomena behind this is kinetic energy. होता क्या है? सरफेस के मॉलिक्यूल, जैसे हमारे पास एक वाटर का जार है, ठीक है, और ग्लास फिल्ड विद वाटर, इसके सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं पानी के, इनका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाता है वेरी इजीली। उनको कोई एक्सटर्नल अलग से हीटिंग हमें प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती है, वो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के बेसिस पर ही काम कर जाता है। सो बिकॉज ऑफ हाई काइनेटिक एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, उनका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है and they can easily overcome those force of attraction and liquid converts into vapor state very easily. So that's the phenomena which works here. Third part पे चलते हैं. Third part states that mention 3 factors which determine the rate at which change of state from water to vapor occur at room temperature. 3 factors बताओ. आप लोग को 4 factor पता है. What are those 4 factors? W, H, A, T. What? What is what? W for wind speed. W for wind speed, H for humidity, A for area, and T for temperature. Yeah? So mention 3 factors which determine the rate at which change of state from water to vapors occurs at room temperature. Wind speed बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है, सरफेस एरिया बढ़ेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, रेट ऑफ इवेपोरेशन घटेगा. सो आउट ऑफ दिस यू कैन पिक अप एनी 3 फैक्टर्स. Cool, 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 cool. So this phenomena is called evaporation. एंड यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे. एवरेज स्पीड उनका हायर होता है जो कि मॉलिक्यूल सरफेस पे होते हैं, जिसकी वजह से दे ओवरकम दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड लीव्स द सरफेस. दे कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट. एंड द फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइन सरफेस एरिया, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. फाइन, आप यहाँ विंड स्पीड भी ऐड कर सकते हो, इट्स योर चॉइस. Now, moving on to 3 mark का 10 questions. Are you all ready? Take a deep breath, guys. आराम से take a deep breath because we are now moving on to 3 mark के 10 questions. Solid तैयारी है बॉस? थक वक गए हो तो पानी वानी पी लो, पॉज कर लो, आराम से रेस्ट कर लो एंड देन स्टार्ट इट. बट फोकस पूरा होना चाहिए, ठीक है? चलो, आई विल ऑल्सो ड्रिंक सम वाटर. 3 mark 10 questions. Okay, तैयारी नहीं रुकनी चाहिए भाई. Starting up, and question on screen. Alka was making tea in a kettle. Suddenly she felt intense heat from the puff of steam gushing out of the spout of the kettle. She wondered whether the temperature of steam was higher than that of water boiling in the kettle. Comment. अभी वो kettle में से इतनी तेज steam निकल के आई,
which harms Alka more, and she was wondering कि temperature steam का क्या higher होता है than the boiling point of the water या then water boiled in the kettle? Comment करो, क्या लगता है आपको? ये किसके अराउंड घूम रहा है पूरा आंसर? This complete answer is actually surrounded by a concept of latent heat of vaporization. ये पूरा कॉन्सेप्ट घूम रहा है latent heat of vaporization के अराउंड. हमें पता है कि जब वाटर बॉयल होता है इट हैपेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब वो स्टीम में कन्वर्ट होता है दैट स्टीम हैज अब्सॉर्ब्ड एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसकी वजह से दैट स्टीम हैज मोर डेंजरस इफेक्ट, इट हैज मोर हीटिंग इफेक्ट दैन बॉइलिंग वाटर. ठीक है, तो दिस होल कॉन्सेप्ट इज बीन सराउंडेड विद दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. सो इसीलिए स्टीम से ज्यादा सीवियरली बर्न होता है एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर. आप देखोगे तो जिसे हम लोग रोटी फुलाते हैं, है ना, रोटी जैसी वो फुलका जिसे हम कहते हैं, अगर वो फट जाता है तो उसका जो स्टीम लगता है उससे लिटरली इतनी तेज जलता है, इट कुड क्रिएट ब्लिस्टर्स ऑल्सो समटाइम्स. और ऐसे अगर बॉइलिंग वाटर हाथ पे अगर थोड़ा सा गिर भी गया ना तो इतना हार्म नहीं होता है जितना स्टीम से होता है. सो या, बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर वर्किंग इन द किचन. नाउ मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच विल इवेपोरेट फास्टर, अल्कोहल और ईथर? क्या अल्कोहल का बॉटल रखे रखे खाली हो जाता है, अपने आप उड़ जाती है, या ईथर? ईथर हम लोग पेंट्स वगैरह में डालते हैं, फैब्रिक्स बनाने के लिए भी डलता है. सो ईथर का वेरिएबल इंडस्ट्रियल यूज होता है. आप लोग ने कभी एक टर्म सुना है वॉलेटाइल? इफ यस, डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. वॉलेटाइल, वॉलेटाइल का मतलब होता है विच इजीली इवेपोरेट्स, जो आसानी से इवेपोरेट हो जाता है. ठीक, अभी अल्कोहल और ईथर के बीच में कौन जल्दी इवेपोरेट होगा? एंड आंसर वुड बी एब्सोल्युटली ईथर, क्योंकि ईथर का वॉलेटाइल नेचर बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल. तो अगर हम ईथर को खुला छोड़ देते हैं सो दैट वॉल्यूम विल बी डिक्रीज बिकॉज इट विल इजीली वेपोराइजेस एंड लिक्विड से वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. सो ईथर हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट या लोअर बॉइलिंग टेम्परेचर देन अल्कोहल, क्योंकि इसका लोअर बॉइलिंग टेम्परेचर होता है दैट इवेपोरेट्स इजीली, एंड इट ऑल्सो हैज दैट वॉलेटाइल नेचर इन इट. वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अल्कोहल. So that's because the intermolecular space of attraction between molecules of ether are weaker. अगर weak force of interaction या attraction होगा, ऐसे तो evaporation काम करता है. अगर attraction weak है तो easily they can overcome that state and convert into vapor form. Simple da? Okay. On that note, your next question on screen. What is the common name of solid carbon dioxide and what is its use? कभी सोचते होगे ना आप लोग कि यार इसका यूज क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ काम आती होगी, क्या हम इसको टच कर सकते हैं या नहीं डायरेक्टली. सो भाई और बहनों, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्राई आइस. ड्राई आइस क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज इट्स वन ऑफ दो सब्लिमेबल सॉलिड जो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता. ये सीधा सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट होता है डायरेक्टली विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट. तो बस इसीलिए इसका नाम रख दिया है ड्राई आइस. फनी नो, कि बिल्कुल थॉट नहीं दिया है इस नाम के पीछे, बस क्योंकि लिक्विड नहीं है तो उसको ड्राई बोल देते हैं. चलो काम खत्म. नाउ द कॉमन नेम एज वी डिस्कस्ड, इसका टेम्परेचर बहुत कम होता है. ड्राई आइस या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हैज अ वेरी लो टेम्परेचर. और इनका यूज हम कहाँ करते हैं? आइसक्रीम्स के लिए, स्टोरेज के लिए करते हैं. मीट्स एंड अदर पेरिशेबल आइटम्स को अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना होता है तो उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग ड्राई आइस या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं. और ये भी नहीं, इसके अलावा अभी आजकल शोशाबाजी के लिए भी यूज हो चुका है. वेरी ड्रामेटिक एंट्री. तुम लोग ने शादियां अगर देखी हैं
तो या वीडियोस देखी हो शादियों की, तो दूल्हा दुल्हन आते हैं या दुल्हन आती है, ब्राइड कम्स, है ना, और धुआं निकल रहा है नीचे से, तो वो धुआं किस चीज़ का होता है? एक्चुअली दिस इज ड्राई आइस और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टेज इफेक्ट देने के लिए भी आजकल इन ड्राई आइस का यूज़ किया जाता है। तो आई वॉज इन अ मैरिज समवेयर एंड वहाँ पे ना एक ऑब्वियसली वो अंकल जो उसमें डालने आए, उन्होंने ग्लव्स पहने हुए थे। दैट मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू टच देम विद आवर बेयर हैंड्स, क्योंकि टेम्परेचर बहुत बहुत कम होता है, इट माइट हार्म योर स्किन। तो उन्होंने वहाँ पे छोटे छोटे मटके रखे हुए थे, उन मटकों में उन्होंने ड्राई आइस भर दी और वहाँ से एकदम से वो चले गए। विद इन सेकेंड्स इट स्टार्टेड कमिंग आउट। अब आप सोचिए कितनी जल्दी इट स्टार्टेड कन्वर्टिंग इनटू इट्स वेपर स्टेट। और ऐसा क्यों हुआ? जिस डब्बे में वो लाए थे ना, उस डब्बे में प्रेशर मेंटेन था। मैं आपको सॉलिड कब बताती हूँ, कैसे इनको रखा जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बना कैसे था? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बना था कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। गैस के पार्टिकल्स होते हैं दूर दूर, इनको पास लाने के लिए प्रेशर बढ़ाया जाता है और एक्सट्रीम हाई प्रेशर पर इनको स्टोर करते हैं। एक्सट्रीम हाई प्रेशर और एक्सट्रीम लो टेम्परेचर मेंटेन करके सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और उनको स्टोर भी वैसे ही करा जाता है। जैसे ही उन अंकल ने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस को उन मटकाज में डाला तो प्रेशर रिड्यूस हुआ, अपने आप प्रेशर रिड्यूस हो गया एंड दे कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। तो टेम्परेचर भी क्या हुआ? बढ़ा, प्रेशर कम हुआ एंड दे वेंट इनटू अ रिवर्स स्टेज। तो वहाँ पे वापस क्या इवॉल्व होने लगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और हम लोग वहाँ खड़े खड़े देख रहे हैं कि अरे वाह, यहाँ पे तो कितना धुआं निकल रहा है। बट आप सोचिए आप क्या चीज़ इनहेल कर रहे हो? यू आर डायरेक्टली इनहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन सो मच अमाउंट। तो ये जो ड्रामा होता है ना, इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल, बट उसका केमिस्ट्री क्या है, केमिकल लोचा क्या है उसके पीछे का, दिस इज द वन। ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम कहीं जाओ तो नोटिस जरूर करना, उनके अंदर झांक झांकी की रखा क्या है। बड़े बड़े से ना ऐसे पीसेस आते हैं, चंक्स ऑफ वाइट कलर का सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस। ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। In which of the following substance you expect the strongest and in which the weakest molecular forces of attraction? A. Sodium chloride, B. Carbon dioxide. So भाइयों और उनकी बहनों, भाई और बहनों, देखो सॉलिड स्टेट में हम लोगों के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाईएस्ट होती है क्योंकि पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली अरेंज्ड, बहुत क्लोजली अरेंज्ड होते हैं, ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं। जबकि लिक्विड्स के अंदर पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है एंड दे आर नॉट इवन अरेंज्ड इन अ ऑर्डर्ड फॉर्म, ऑर्गेनाइज नहीं होता है। इन फैक्ट इन गैसेस तो और ही बुरी हालत है, पार्टिकल्स का डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ता है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होता है उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में दूरी काफ़ी ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से। अभी आगे पीछे गली में रहते तो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मिल सकते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया। अभी पड़ोसी ही है तो डिस्टेंस और कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज़्यादा। सिंपल, या दैट्स हाउ वी डू इट। द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा आपके सोडियम क्लोराइड में, बिकॉज सोडियम क्लोराइड इज नथिंग बट इट्स एक्चुअली सॉलिड सॉल्ट, नमक, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, उसी की बात कर रहे हैं। एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि ये गैस होता है तो इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लीस्ट होगा। भाई कितना सा लिखने पे तुम्हें मार्क्स मिल रहे हैं, तुम देख रहे हो। सो इट्स सो ईजी, जस्ट रिप्रेजेंट योर आंसर नाइसली, अच्छे से प्रेजेंट करो, एक एक चीज़ को क्लियरली मेंशन करके आओ। सोडियम क्लोराइड क्योंकि सॉलिड है, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि ये गैस है, इनमें वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। 2 लाइन एंड फुल मार्क्स। प्ले स्मार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। By placing finger in the running stream of water, you are not able to break the stream of water. What do you conclude from this? ऐसा है कोई जिसने ये टाइम पास करा है? सुबह सुबह एकदम नींद में उठे हो, स्कूल जाने की तैयारी हो रही है
और मन नहीं कर रहा है अभी स्कूल जाने का, है ना, यू आर नॉट इन योर कंप्लीट सेंस राइट नाउ, पानी खोल रखा है, ब्रश लेकर उसके आगे पीछे कर रहे हैं, या उंगली लेकर वी आर कटिंग, ट्राइंग टू कट द वाटर, ऐसा टाइम पास आई थिंक सबने करा है, एवरीवन, आई ऑल्सो डिड दैट। और पीछे से एकदम मम्मी की चप्पल आती है, डांट आती है, और कोई टाइम नहीं मिला है कि ये फालतू का काम करने का, चलो जल्दी से ब्रश करो और तैयार हो जाओ। We all have heard such kind of scolding, सब ने सुना है। तो ये हम लोग हमेशा सोचते थे ना कि यार ये कट क्यों नहीं रहा है, हम लेकर जा रहे फिंगर, व्हाई इट्स नॉट कटिंग, वापस से उंगली हटाओ तो फ्लो स्टार्ट्स बैक अगेन। ऐसा तो है नहीं कि फ्लो एकदम आड़ा टेढ़ा हो गया, इट कम्स टू दैट ओरिजिनल फॉर्म अगेन। तो ऐसा क्या होता है, व्हाट इज द केमिकल लोचा बिहाइंड इट? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो वैसे ही जो वाटर फ्लो आ रहा है उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसे हम ट्राई करते हैं कट करने का, बट इट अगेन रीगेन्स इट्स ओरिजिनल फॉर्म। सो इट्स ऑल अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैसे कंक्लूड करोगे? यू विल राइट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये पहला पॉइंट हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। ऑब्वियसली अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाता है तो दे विल नॉट बी टुगेदर, वो टूट जाएगा, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनको जोड़े रखता है, एंड दैट्स द रीजन दे कीप्स ऑन फ्लोइंग विदाउट चेंजिंग देयर शेप। लिक्विड्स क्या करते हैं? फ्लो, दे आर नॉट रिजिड, दे फ्लो। आप सॉलिड्स को तोड़ सकते हो, उनका इंटरपार्टिकल फोर्स आप एक बार को ब्रेक करके यू कैन शैटर देम इनटू पीसेस, बट इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। Okay, moving on to your next question. Give 2 examples from daily life where Tyndall effect is observed. देखो आसपास देखो, कुछ समझ में आ रहा है टिंडल इफेक्ट कहाँ से हो रहा है? पहली चीज, what is Tyndall effect? Do you know that? Tyndall effect का मतलब है पार्टिकल्स का साइज इतना बड़ा होना चाहिए कि लाइट का बीम उससे टकरा के स्कैटर हो जाए। So scattering of beam of light when they hit the particles, that effect is called Tyndall effect. Tyndall effect किस में देखा जाता है? Tyndall effect is always seen in heterogeneous mixture. हमेशा heterogeneous mixtures में Tyndall effect देखा जाता है, चाहे वो सस्पेंशन हो, चाहे वो कोलॉइड्स हो। मतलब पार्टिकल साइज होना चाहिए 1 to 1000 नैनोमीटर और ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। तो अब सोचो, आसपास देखो और ध्यान दो कि टिंडल इफेक्ट कहाँ कहाँ चल रहा है अभी आपके आसपास। जस्ट 2 एग्जाम्पल्स गाइस, जस्ट 2 एग्जाम्पल्स, कम ऑन। सुबह की धूप और ट्रीज की कैनोपी के बीच में से जो लाइट आती है, दैट बीम ऑफ रे। इमेजिन करो आप लोग छुट्टियों पे गए हो, holidays in a forest where you are waking up early in the morning, और उस फॉरेस्ट में पूरे ट्री के कैनोपी के बीच में से आपको एक सन का बीम आता हुआ दिखता है विच स्कैटर्स एंड इट लुक्स सो फैबुलस, सो ब्यूटिफुल। यू आर वेरी क्लोज टू द नेचर एट दैट टाइम। या कभी सुबह जल्दी उठो तो बाहर देख लो भाई, कहीं ना कहीं तुम्हें मिल ही जाएगा दैट काइंड ऑफ इफेक्ट, दैट्स टिंडल इफेक्ट। या आप रूम में बैठे हो और किसी एक छोटे से होल में से आपको बाहर से धूप आती हुई दिख रही है, एक बीम ऑफ लाइट आती हुई दिख रही है, एंड इट्स स्कैटर, दैट्स Tyndall effect. So these are very common things that you can see in your surrounding. So sunlight passes through the canopy of dense forest, या फिर बाहर निकलो तो trees के बीच में से भी दिख जाएगा, and a fine beam of light enters through the room from a small hole. That is also one of the example of Tyndall effect. ठीक से? Okay जी, check the फट्टे, give me a big smile, and then with a high josh. Moving on to your 7th question. Why does the solution of sodium chloride not show Tyndall effect, whereas the mixture of water and milk shows? Mixture of water and milk shows that kind of effect. जैसे कि अभी हमने बात करी, हमारे पास 3 तरह के मिक्सचर्स होते हैं। एक है सॉल्यूशन,
दूसरा है सस्पेंशन एंड तीसरा होता है कोलॉइड, राइट। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत बहुत छोटे होते हैं, विच इज लेस देन 1 नैनोमीटर, मतलब इनको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के नीचे देखना भी बहुत मुश्किल होता है। सस्पेंशन के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि हम नेकेड आइज से आराम से देख सकते हैं, जैसे कि सैंड इन वाटर, मड इन वाटर, चॉक इन वाटर, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ सस्पेंशन। Colloids, on the other hand, particle size is 1 to 1000 nanometer. They look homogeneous, लेकिन होते heterogeneous है। तो solutions आपके हो गए homogeneous because particles are completely dissolved throughout, uniform composition बनाता है, and suspensions on the other hand are heterogeneous as well as colloids भी आपके heterogeneous mixtures में आते हैं, ठीक है। सो एज वी नो टिंडल इफेक्ट कौन दिखाता है? टिंडल इफेक्ट आपके सस्पेंशन दिखाएंगे। टिंडल इफेक्ट्स विल आल्सो बी शोकेस्ड बाय कोलॉइड, बट सॉल्यूशन आपको कोई टिंडल इफेक्ट जैसी चीजें नहीं दिखाता है। तो हियर व्हाट आर द एग्जांपल? सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, नमक, पानी में नमक मिलाया गया है, नमक का पानी, नमक पूरी तरीके से डिसॉल्व होता है, मतलब होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता, कहा है भाई, बिकॉज पार्टिकल साइज बहुत छोटू है। पार्टिकल साइज छोटू होने की वजह से लाइट उनसे टकरा ही नहीं सकती और एंड दे कुड नॉट स्कैटर नहीं करेगी। सो दैट्स वन थिंग। सेकेंड, मिल्क विद वाटर, मिल्क को अगर हम पानी के साथ मिला दें, जो कि हमारे दूध वाले भैया भी करते हैं, तो इट्स स्टिल अ कोलॉइड। मिल्क क्या है? कोलॉइड है, चाहे वो पानी वाला दूध दे के जाए कि एकदम फ्रेश दूध दे के जाए, बट दूध में पानी तो होगा, ओरिजिनली भी पानी होगा। सो दैट्स अ कोलॉइड। कोलॉइड बोले तो पार्टिकल साइज इतना बड़ा है कि दे कैन स्कैटर लाइट, बट इतना छोटा है कि आप उसे देख नहीं सकते हो। सो पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड आर सो स्मॉल टू बी सीन विद नेकेड आइज, बट बिग इनफ टू स्कैटर लाइट। सो ये टिंडल इफेक्ट शो करेंगे, एंड दैट्स द होल रीजन। कोलॉइड्स क्यों शो कर रहे हैं टिंडल इफेक्ट? क्योंकि इनका पार्टिकल साइज इतना बड़ा है कि लाइट उनसे टकरा के स्कैटर करेगा एंड चेंजेस देयर pathway. So overall, particle size of sodium chloride solution is very small. Whereas milk with water का mixture is a colloidal solution and particle size इतना बड़ा होता है that they shows Tyndall effect. समझ ला? एकदम हाई जोश, how's the जोश? Come on यार. चलिए, on that positive note, move on to our 8th question. Based upon which factor a solution is said to be diluted, concentrated and saturated? क्या फैक्टर है जिससे हम ये बता सके कि एक कॉमन चीज बताओ जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सके कि सब्सटेंस डाइल्यूट होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा या सैचुरेटेड होगा? चलो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे पास 3 कंटेनर हैं। पहले हर कंटेनर में हमारे पास 100 ml वाटर है, 100 ml वाटर, 100 ml वाटर, 100 ml वाटर। सब में हमने 100 ml पानी भरा हुआ है और हर एक कंटेनर में आई हैव एडेड 2 spoons ऑफ शुगर, 2 spoons ऑफ शुगर। सब में 2 spoon शुगर डाल दिया, ठीक है। इसके अंदर 2 spoon कांस्टेंट रखेंगे। दूसरे वाले में आई हैव एडेड 3 more spoons, इसमें मैंने 3 और स्पून डाल दिए, तो टोटल अभी 5 स्पून शुगर है इस 100 ml वाटर में, विच हैज कम्प्लीटली डिजॉल्व। बच्चा पार्टी अभी तक कम्प्लीटली डिजॉल्व हो रहा है और ये हम रूम टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं, ठीक। तो ये वाला और फर्स्ट कंटेनर और सेकेंड कंटेनर में से कौन ज्यादा मीठा होगा? Do let me know in the chat box. पहले कंटेनर में हमने 2 स्पून शुगर डाला 100 ml वाटर में, दूसरे के अंदर हमने 5 स्पून शुगर डाला है 100 ml वाटर में। कौन ज्यादा मीठा है? किसकी चाशनी पी रहे हो तुम? चाशनी कौन सी है? दिस इज द वन जो कि बहुत ज्यादा स्वीट होगा। मतलब
इसमें शुगर का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो हम कैसी लैंग्वेज में, केमिस्ट्री लैंग्वेज में बोले तो यार ये तो डाइल्यूट है, पानी ज़्यादा है। ये कॉन्सेंट्रेटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड विल बी हैविंग मोर अमाउंट ऑफ सल्यूट, जबकि डाइल्यूट में सल्यूट का क्वांटिटी कम होता है। अगर हम लोग सैचुरेटेड में जाएं, लेट्स से कि हमने यहाँ पे 3 की जगह 4 स्पून शुगर ऐड करा, तो यहाँ पे टोटल कितने शुगर स्पून हो चुका है? 6। यहाँ पे अभी ये डिसॉल्व नहीं कर रहा है, नॉट डिसॉल्विंग कंप्लीटली, अभी पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं कर रहा है, मतलब इसका वो लिमिट आ चुका है कि भाई अब ना हो पाएगा, अब इससे आगे हम डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे। नो मोर सल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन द गिवन सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। तो सैचुरेटेड पॉइंट आ चुका है, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे डाइल्यूट है क्योंकि इट इज बीन डिसॉल्व्ड, बट पानी का अमाउंट ज्यादा है तो डाइल्यूट। यहाँ पे बहुत ज्यादा शुगरी है, सल्यूट का क्वांटिटी ज्यादा है, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड। यहाँ पे सल्यूट का क्वांटिटी और ज्यादा हुआ एंड इट्स नॉट डिसॉल्विंग कंप्लीटली, तो ये हुआ सैचुरेटेड। तो अब आप मुझे ये तीनों फिगर्स देख के ये फिगर आउट करो कि यहाँ पे कौन सा फैक्टर है सॉल्यूशन के अंदर वेयर वी सेट देम टू बी डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड और सैचुरेटेड। क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे? 2 स्पून, 5 स्पून, 6 स्पून, क्या है ये? ऑल ऑफ दीज आर सल्यूट। सो क्वांटिटी ऑफ सल्यूट से हम ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि विच इज डाइल्यूट, विच इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड विच इज सैचुरेटेड। ठीक है, so a solution is said to be dilute, concentrated, saturated on the basis of the amount of solute dissolved in the given solution. एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे देख लो, इंक। अगर हमने थोड़ा इंक डाला है, पानी ज्यादा है, तो मतलब दैट विल बी लाइट इन कलर। हमने बहुत ज्यादा इंक डाल दिया है तो डार्क कलर का हो गया। लास्ट में तुमने पूरा का पूरा सोल्यूशन उसका बॉटल ही उड़ेल दिया है, तो दैट विल हैव एक्सेस ऑफ सोल्यूट जो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, दैट इंक विल नॉट डिसॉल्व इनटू वाटर प्रॉपर्ली एंड दैट कॉल्ड टू बी एज सैचुरेटेड। शुगर वाला सोल्यूशन इज मच बेटर। ठीक है, शुगर वाला आप अपने एग्जाम में भी समझाने के लिए दे सकते हो, यू कैन पोर्ट्रे दैट एग्जाम्पल वेरी इजीली। Okay guys, moving on to your next question. Why is it not possible to distinguish particles of solute from the solvent in the solution? Solution के अंदर solute और solvent की particles को हम distinguish क्यों नहीं कर सकते? Salt water आपने बनाया, but you cannot determine salt in that separately. Sugar solution आपने बनाया, normally आपने sugar को पानी में dissolve करा, you cannot identify those sugar particles जब तक आप उसको taste ना करो। तो what is the reason behind this कि आप sugar that is solute and water that is solvent को अलग से identify या distinguish नहीं कर सकते? यही एक प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की है जहां पे दे आर होमोजेनियस। क्या सॉल्यूशंस क्या होते हैं? होमोजेनियस। होमोजेनियस क्या है? सॉल्यूशंस। होमोजेनियस के अंदर हम यही पढ़ के आते हैं कि पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं थ्रू आउट। जब वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, डिफ्यूज हो चुके हैं, इंटरमिक्स हो चुके हैं और उनका साइज इतना छोटा है कि हम उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, कोई सेपरेट लेयर हमें वहां पे दिखाई नहीं देती है। सो दैट इज द रीजन वी कैन नॉट आइडेंटिफाई एंड ऑल बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ पार्टिकल। तो होमोजीनियस के अंदर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर पार्टिकल साइज इतना छोटा होता है दैट इन फैक्ट हम उसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के नीचे भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं प्रॉपर्ली। Seriously, it's very difficult to see those solute and solvent particles under ultra microscope also. तो हम तो अपनी आंखों से देखने की बात कर रहे हैं, तो भाई भूल जाओ, नहीं देख सकते। Okay जी, on that positive note, chakde fatte, let's solve some more chemical locha. Identify colloids and true solutions from the following: pond water, fog, aluminium paint, vinegar, glucose solution. आपको इनको किस में डिवाइड करना है? You have to tell them, identify them as true solution
and colloids. Okay. तो विनेगर ट्रू सोल्यूशन है क्या? ग्लूकोज सोल्यूशन ट्रू सोल्यूशन है? बिल्कुल है। विनेगर के अंदर आप कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, पानी विनेगर सब दोनों आपस में मिक्स होता है। ये वही है जिसको तुम लोग चाइनीज़ फूड में चट करके खाते हो, चाहे तुम मंचूरियन फ्राइड राइस खा लो, चाहे तुम हक्का नूडल्स खा लो, सब चाइनीज़ फूड में दे ऐड विनेगर लिटिल बिट्स। तो वो विनेगर का जो सार टेस्ट आता है, वो खट्टा वाला जो फ्लेवर आता है ना, वो यहीं से आता है। एंड इट इज़ मिक्सड विद लॉट अमाउंट ऑफ वाटर। पानी के अंदर एसिटिक एसिड मिक्स करते हैं, उसे हम विनेगर बनाते हैं। तो यू कैनॉट आइडेंटिफाई बोथ ऑफ दोज कंपाउंड सेपरेटली, तो इसीलिए इसको हम ट्रू सोल्यूशंस में काउंट करेंगे। ठीक है। ग्लूकोज सोल्यूशन, ग्लूकोज को पानी में मिलाएंगे तो दैट विल कंप्लीटली डिजॉल्व। सो ग्लूकोज सोल्यूशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रू सोल्यूशन। फॉग, फॉग क्या होगा? फॉग कोलॉइड का एग्जाम्पल होता है। फॉग इज अ एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड। देन पॉन्ड वाटर तो सस्पेंशन ही हो गया, हेट्रोजीनियस है। पॉन्ड वाटर में तो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग दिखाई देती है। कोलॉइड्स के अंदर यही तो खासियत है कि ये आपकी आंखों को धोखा दे जाता है। दिखने में होमोजीनियस है मगर एक्चुअली में हेट्रोजीनियस है। सो फॉग इज वन ऑफ दैट। एल्यूमिनियम पेंट, एल्यूमिनियम पेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड। जब हम लोग पेंट का डब्बा खोलते हैं तो उसके अंदर सब कुछ एक जैसा दिखता है, एवरीथिंग इज सेम थ्रू आउट। पहला कोट पेंट का वही कलर देगा जो आपको वॉल पे कहीं और देगा। सो द सेम डब्बा ऑफ पेंट विल गिव यू सेम कलर थ्रू आउट। एवरीथिंग लुक्स होमोजीनियस बट दे आर एक्चुअली हेटेरोजीनियस। तो कोलॉइड्स आर फॉग एंड एल्यूमिनियम पेंट, whereas ट्रू सोल्यूशन इज विनेगर एंड ग्लूकोज। अब यहाँ पर पॉन्ड वाटर को देख के ना प्रोवोक मत हो जाना कि इसको कहीं ना कहीं तो चिपका के आना है। अब पूछा है क्वेश्चन में तो पॉन्ड वाटर या तो ट्रू सोल्यूशन होगा या कोलॉइड होगा। ये गलती आप लोग सबसे ज़्यादा करते हो। क्वेश्चन में आपको प्रोवोक करते हैं कभी कभार, आपको कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ दे देंगे क्वेश्चन में, और उनको लगेगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। मोस्ट ऑफ यू ऑलवेज डू, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। आप ये देख के सोचोगे कि यार क्वेश्चन है तो कहीं फिट कर देते हैं, बट क्यों करना है? जस्ट बी कॉन्फिडेंट ऑन योरसेल्फ। अपने कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा भरोसा रखो भाई। तो यहाँ पॉन्ड वाटर में यू विल फाइंड एनिमल्स, यू विल फाइंड प्लांट्स ऑल्सो, यू फाइंड सम इम्प्योरिटीज ऑल्सो। तो इसीलिए आपको वहाँ पे चीज़ें जब दिखाई देती हैं, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, सो दे आर हेटेरोजीनियस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट इज 2 markers एंड वी बी डूइंग 10 बहाने करके ले गए। So we are going to do 10 questions for 2 marks. Again, take a deep breath, give me a very big smile and have your josh high. Focus होना चाहिए and you can achieve anything. मुझे ज़रूर बताना कितने मार्क्स तुम लोग ने अभी तक लुटा दिए हैं और कितने मार्क्स गेन करे। Do let me know. ज़रा देखें भाई और बहनों, दूध का दूध, पानी का पानी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। Rainwater stored in the tank contains sand grains, unfiltered rable clay particles, calcium carbonate, salt, pieces of paper, and some air bubbles. Select from the among us these examples, each of solvent, solute, colloid, and suspension. आपको एक एक एग्जाम्पल देना है सॉल्वेंट, सोल्यूट, कोलॉइड एंड सस्पेंशन के लिए। अब आप एक से ज़्यादा दे सकते हो तो बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या पूछ रहा है? सॉल्वेंट कौन, सोल्यूट कौन, कोलॉइड कौन एंड सस्पेंशन कौन? ऊपर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। टैंक कंटेन सैंड ग्रेन्स, सैंड ग्रेन्स कहाँ डालोगे? सैंड ग्रेन सस्पेंशन में डाल दे, है ना? सैंड ग्रेन सस्पेंशन में डालेंगे, ठीक है। देन क्ले, क्ले इज योर कोलॉइड, क्ले इज कोलॉइड। सल्यूट, देन इट कम्स टू कैल्शियम कार्बोनेट। देखो
कैल्शियम कार्बोनेट स्पारिंगली सॉल्युबल होता है पानी के अंदर, है ना, वो पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होगा, तो इसीलिए हम उसे सस्पेंशन में ही डाल देते हैं. नाउ salt is your solute. Then it comes to pieces of paper. Pieces of paper again, it will be your suspension, pieces of paper, क्योंकि आप उसको अलग से identify कर सकते हो. You can clearly see them, particle size बड़ा है. You can also separate them by filtration technique. Now, एयर बबल्स भी आपको घूमते हुए दिखेंगे, सो वो भी सस्पेंशन में. सॉल्वेंट्स में आपका होगा रेन वाटर. ठीक है. सो नाउ looking at the answers, solvent, rainwater, solute, salt, colloid, clay particles, suspension, piece of paper, calcium carbonate and sand grains. Clear है boss? I hope you know how did we divide all of these examples. कैसे divide करा होगा हमने, क्योंकि solvent पानी है, पानी is always solvent. Solute जो हमने smaller quantity which is salt in it. Colloids, clay is a colloid. Suspension में pieces of paper हमें दिखाई देते हैं. Calcium carbonate as I told you it's sparingly soluble का मतलब होता है कि बहुत कम dissolve हुआ है, तो वो पूरी तरीके से dissolve नहीं होता ना, तो they are settled down at the bottom and आप उनको easily देख सकते हो. You can also filter them, इसीलिए हमने उसको suspension में डाला है. And sand grains easily visible. Right? Okay, on that note, your second question on screen. Is water an element or compound? Give reason to support your answer. चलो थोड़ा पीछे चलते हैं. Pure substance are divided into elements and compounds. Pure substance का मतलब क्या होता था? प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल, विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल, है ना. अब पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, पार्टिकल एलिमेंट्स भी है, पार्टिकल कंपाउंड भी है. कोई भी एक चीज, कोई भी एलिमेंट एक एलिमेंट से बना है, एनी सब्सटेंस विच इज मेड फ्रॉम वन एलिमेंट, वो प्योर सब्सटेंस है. कोई भी सब्सटेंस एक कंपाउंड से बना है, एक टाइप के कंपाउंड से बना है, दैट इज अ प्योर सब्सटेंस. जैसे कि ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर में सिर्फ H2O कंपाउंड पार्टिकल्स है, सो दैट मीन्स इट इज अ प्योर सब्सटेंस. अगर हमने उस पानी के साथ सॉल्ट मिक्स कर दिया या शुगर मिक्स कर दिया तो वो इम्प्योर सब्सटेंस कहलाएगा, वो मिक्सचर कहलाएगा. इम्प्योर बोले तो मिक्सचर कहलाएगा. ठीक है ना. सो एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? मेटल एलिमेंट है, नॉन मेटल एलिमेंट है, मेटलॉइड्स एलिमेंट है ना. तो क्या क्या होते हैं मेटल्स के अंदर? सोडियम हो गया, कैल्शियम, पोटाशियम, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एंड सो ऑन. नॉन मेटल्स में ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फॉस्फोरस, दे आर ऑल नॉन मेटल्स. मेटलॉइड्स में जर्मेनियम आ गया, बोरॉन आ गया, आर्सेनिक आ गया, एंटीमनी आ गया. दे आर वेरी स्पेसिफिक नंबर ऑफ मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स बोले तो जिनका इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होता है ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है. नाउ वंस वी कम टू कंपाउंड्स, कंपाउंड के अंदर क्या होगा? कंपाउंड आर डिफरेंट एलिमेंट्स combined together. They will combine together chemically combine करते हैं, बॉन्ड बना के combine करते हैं and they create a new species. That means हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ combine करके पानी दिया है and पानी is a new substance और वो नया substance ही आपका compound है. Right? So yes, water is a compound. Why it is a compound? अब आप कंपाउंड की प्रॉपर्टीज चिपका दो. पहला कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली बॉन्ड हुए हैं, हम इनको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें कोई केमिकल टेक्निक लगाना पड़ेगा, केमिकल मेथड लगाना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पानी के बॉन्ड को तोड़ के हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनाना चाहते हैं, वी हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम लोग पानी का बॉन्ड ब्रेक करके उनको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस में सेपरेट कर सकते हैं.
नाउ अनदर प्रॉपर्टी दैट कैन एक्सप्लेन कि वाटर कंपाउंड है इज द प्रॉपर्टीज जिससे वो बन रहा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके पानी बन रहा है, एंड जो कंपाउंड का प्रॉपर्टी होता है वो कभी भी उनके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट से मैच नहीं करता, या वेरी डिफरेंट। नया कंपाउंड बना है, नई प्रॉपर्टीज के साथ बना है, तो जो कंपाउंड है दे विल नेवर एवर शो सिमिलर प्रॉपर्टीज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट इट इज मेड फ्रॉम। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन कंबशन में हेल्प करता है। सोच के देखो ना, ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन, पानी आग बुझाता है, कितना फर्क है दोनों की प्रॉपर्टीज में। सो व्हाई इट इज अ कंपाउंड, यू कैन शोकेस सेपरेटेड बाय अ केमिकल टेक्निक, है ना, दे हैव अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एक पर्टिकुलर कंपाउंड में प्रोपोर्शन होता है, प्लस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की डिफरेंट होती है फ्रॉम दैट ऑफ द वाटर विच इज प्रिपेयर्ड। तो यही प्रॉपर्टीज आपको कंपाउंड कहलवाने में मदद करता है। क्यों? ओके, चल फटे एंड मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल था, बहुत सिंपल था, बस आपको कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डालनी थी वहां पे, डन एंड डस्टेड। आइडेंटिफाई द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम रिस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग कोलॉइड्स। टेबल याद है? आप लोग कोलॉइड्स की टेबल देखकर आए थे जहां पे आपने टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स देखे थे, है ना। कोलॉइड्स लाइक इट्स सॉलिड प्लस गैस, गैस प्लस सॉलिड। अब ये है क्या? दिस इज डिस्पर्स्ड फेज प्लस डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम से आपके टाइप ऑफ कोलॉइड्स मिलते थे एंड रिस्पेक्टिवली उनके एग्जाम्पल्स आपको पता होते थे, है ना। जैसे कि टाइप ऑफ कोलॉइड कुड बी अ सॉल भी हो सकता है, सॉलिड सॉल भी हो सकता है, एरोसॉल भी हो सकता है। सो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स दैट यू हैव लर्न। और वो टाइप्स ऑफ कोलॉइड किस पे बेस करते हैं? डीपी और डीएम पे। ये प्लीज डिस्प्ले पिक्चर वाला डीपी नहीं है, और ना ही ये डीएम इज लाइक डायरेक्ट मैसेज मी वाला है। सो इट इज डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। जैसे सोल्यूशन के दो कंपोनेंट होते थे, वैसे ही कोलॉइड के भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। ध्यान रखना भाई और बहनों, कोलॉइड्स के अंदर आप सल्यूट और सॉल्वेंट जैसे टर्म को यूज कतई ही नहीं करोगे। सल्यूट एंड सॉल्वेंट सोल्यूशन के लिए छोड़ दो, ये फैंसी टर्म्स आपके लिए हैं कोलॉइड्स में, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज होता है जो छोटी क्वांटिटी में होता है, डिस्पर्शन मीडियम होता है जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है, एंड फॉग इज अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड गैस। अभी आपसे क्या पूछा है? डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, तो ये रिस्पेक्टिवली बोला है, मतलब ये जितने भी पहले वाले हैं ये सब आपके लिए डिस्पर्स्ड फेज है और बाद वाले डिस्पर्शन मीडियम। तो फॉग के अंदर लिक्विड कम क्वांटिटी में है, गैस ज्यादा क्वांटिटी में है, चीज लिक्विड कम सॉलिड ज्यादा, इसीलिए आपको वो थोड़ा सॉलिड सा दिखता है, सेमी सॉलिड सा, है ना। मुंह में पानी आ रहा होगा चीज सुन के। कलर्ड जेमस्टोन्स, कलर्ड जेमस्टोन में जैसे रूबी हो गया एंड एमरल्ड हो गए, दे आर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड। डिस्पर्स्ड फेज भी सॉलिड है, डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल मैं आपसे पूछती हूँ, जो आप लोगों के शायद घरों में है, घरों के बाथरूम्स में है। प्यूमिक स्टोन का नाम सुना है आपने कभी? सुना है कभी प्यूमिक स्टोन, जो कि एक वॉल्केनिक स्टोन होता है जिससे हम लोग स्क्रब करते हैं। मे बी समबडी यूजेस इन योर हाउस। या कभी सोच सकता है कोई कि ये एक कोलॉइड है जिसका नाम फोम है? कैन यू एवर इमेजिन? वो पत्थर है, उस पत्थर को कौन से टाइप का कोलॉइड हम लोग कैटेगरी में डालते हैं? फोम में। काहे? क्योंकि वो बहुत पोरस होता है, उसमें गैस और सॉलिड का मिक्सचर होता है। गैस डिस्पर्स्ड फेज है एंड सॉलिड डिस्पर्शन मीडियम है। तो गैस की वजह से वो जो पोरस आते हैं ना नीचे, जो बीच बीच में छेद होते हैं, एंड सॉलिड ज़्यादा क्वांटिटी में, इसलिए वो आपको पत्थर जैसा लगता है।
दैट इज अ कैटेगरी ऑफ एन कोलॉइड, वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड जिसका कैटेगरी नाम है फोम। ये मुझे सबसे मज़ेदार एग्जाम्पल लगता है उसमें, एंड यू कैन रिलेट ऑल्सो, आप काफ़ी रिलेट कर सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। सिंपल डा, हम लोग एलिमेंट्स की बात करें, एलिमेंट्स में कौन कौन से मेटल है? क्या डायमंड मेटल है? इज डायमंड अ मेटल? नो, हर चमकती चीज मेटल नहीं होती है, ठीक है ना। तो डायमंड किससे बना है? कार्बन से। कार्बन प्योरली नॉन मेटल है, तो ये नॉन मेटल में आ गया है। आयोडीन, अगेन हर चमकती चीज मेटल नहीं होती है। आयोडीन इज वन ऑफ दोज वी कैन से एक्सेप्शनल नॉन मेटल जो कि लस्टरस होते हैं, पर्पल कलर के शाइनी क्रिस्टल्स होते हैं आयोडीन के, सो दैट्स ऑल्सो नॉन मेटल। कॉपर क्लियरली मेटल। हीलियम, हीलियम इज अ गैस, जैसे नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये वो ब्रह्मचारी गैस है who loves to stay single, never ever ready to get mingle, और इसको रिलेशनशिप के भसड़ में नहीं पड़ना है भाई। हीलियम अकेले रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये अपने आप में स्टेबल है, तो गैस है, तो ये नॉन मेटल की कैटेगरी में हम इसको लेते हैं। नाउ बोरॉन एंड जर्मेनियम, सुनने में तो मेटल लग रहे हैं बट दे आर एक्चुअली मेटलॉइड। कर दिया, वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड, कर दिया डिस्ट्रीब्यूट, सिंपल है बॉस। डायमंड नॉन मेटल, आयोडीन नॉन मेटल, हीलियम नॉन मेटल, कॉपर इज द ओनली मेटल, जर्मेनियम एंड बोरॉन इज आर मेटलॉइड्स। नाउ जर्मेनियम के बारे में आप मुझे कुछ बता सकते हो चैट बॉक्स में, क्या एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी शो करता है जर्मेनियम? डू लेट मी नो, ठीक है। नेक्स्ट, या मुझे सिर्फ इतना बता दो जर्मेनियम का यूज कहाँ होता है। Fine, I'll come there and check your answer. Metal, copper, non-metal, diamond, iodine, helium, metalloids, germanium and boron. Clear होगा बॉस? खुश? आगे चलते हैं। Write the full form of LPG, CNG, give main uses of CNG. ऐसा क्वेश्चन दे के किसके चेहरे पे स्माइल नहीं आएगी? सोच के देखो, अगर एग्जाम में पेपर में तुम्हें ये क्वेश्चन मिल जाए, you will get a big smile on your face. लगेगा ना, ओह दैट्स सो इजी, आई कैन डू इट, ये तो बस ऐसे ही खत्म हो जाएगा एंड इजीली आई कैन गेन मार्क्स इन दिस। बचपन से करते आ रहे हो। LPG, मजेदार, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। CNG, compressed natural gas, compressed natural gas, liquefied, sorry, liquefied होगा, liquid petroleum gas, liquefied petroleum gas, you can write. ठीक है ना। Now what is the main use of CNG? दिल्ली में मुझे यहाँ तक पता है दिल्ली में यूज होता है CNG, तो दिल्ली के रहने वालों तुम लोग को अच्छे से पता है, जो तुम ऑटो में इधर उधर घूमते हो वो CNG के होते हैं, तो एज अ फ्यूल हम लोग उसको काम में लेते हैं, राइट। दैट्स द मेजर यूज दैट वी यूज फॉर CNG. सो CNG के सिलेंडर्स आते हैं विच इज यूज्ड एज अ फ्यूल टू रन व्हीकल्स लाइक कार, बसेस, ऑटोज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मुझे अच्छे से याद है व्हेन आई वाज इन दिल्ली और आई लाइक आस्क्ड फॉर अ कैब, और मेरे पास बहुत सारा सामान था, पीछे खोला तो सिलेंडर, like they don't have much space to keep luggage, baba re, they always have cylinders at the back, though it is good for environment, वो मानना पड़ेगा that it's a good use for the environment, but उनको अगर they have to fill that CNG और तुम उनके साथ हो तो that's the horrible day, वो punishment है जब उनको वो CNG सिलेंडर फिल कराना होता है, इतनी लंबी लाइन, तब तुम्हें लगता है कि भाई यहीं पर ही छोड़ दे, इससे जल्दी तो हम पैदल पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पे। तो CNG भरवाने के लिए, गैस भरवाने के लिए भाई बहुत जिगरा चाहिए। नेक्स्ट, डिफाइन डिफ्यूजन। अगर आपने भी ऐसा प्रॉब्लम फेस करा है ना, मुझे ज़रूर बताना चैट बॉक्स में, बिकॉज इट्स क्वाइट रिलेटेबल, दुख दर्द बांटने वाली बात है ये। डिफाइन डिफ्यूजन, इज इट फास्टर इन विंटर और समर सीजन?
ये कैसी बात हुई? डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन बोले तो किचन से आती हुई वो पाव भाजी की खुशबू। डिफ्यूजन बोले तो पिज्ज़ा हट से बाहर से निकलते हुए वो गर्दन मुड़ती हुई खुशबू। किसी रेस्टोरेंट के बाहर से बटर पनीर या फिर चिली पनीर की आती हुई खुशबू, राइट? मैगी बनते हुए खुशबू, मैगी के साथ कॉफ़ी की खुशबू, वो बारिश की बूंद के साथ गीली मिट्टी की खुशबू, इंसेंस स्टिक की खुशबू। ओफ, आई एम गेटिंग सो फिलोसॉफिकल टुडे। सो ये सब डिफ्यूजन की वजह से है। डिफ्यूजन बोले तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। इतने सारे एग्जाम्पल में एक लाइन आपके लिए ज़रूरी है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। तो जब हम लोग गैसेस की अगर हम बात करें तो गैसेस के अंदर डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड्स में डिफ्यूजन उससे कम होता है, एंड सॉलिड्स के अंदर वेरी लीस्ट, इट्स लीस्ट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता है इंटरमिक्सिंग की वजह से। अब क्योंकि गैसेस के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है पार्टिकल्स में, सो दे अलाउ अदर पार्टिकल्स टू इंडल्ज, तो डिफ्यूजन बहुत आसान होता है। सो डिफ्यूजन इज नथिंग बट इट्स इंटरमिक्सिंग। बट ये डिपेंड किस पे करता है? अब इससे पूछा विंटर या समर। अगर फ्रिज से अभी सब्जी निकाली, ठीक है, और आपको उसको आपको लंच करने बैठना है, फाइन, यू आर वेरी हंग्री, फ्रिज से सब्जी निकाली और अभी एक ताज़ी ताज़ी सब्जी बनी है, फ्रेश, आपको किसकी खुशबू आएगी? पहली बात तो तुम इतने ज़्यादा हंग्री हो तो तुम्हें खुशबू तो आएगी। किसकी आएगी? गरम खाने की आएगी। वो ठंडा जो निकाला है उसकी खुशबू तुम्हें तब तक नहीं आएगी जब तक आप उसको गरम नहीं करोगे, राइट? तो ऐसा क्यों हुआ? ठंडे खाने को जाके पास से स्मेल करना पड़ता है, लेकिन गरम खाना दूर तक आता है। तो दैट मीन्स डिफ्यूजन टेम्परेचर से रिलेटेड है, टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, एंड दीज थ्री टर्म्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। कनेक्टेड है भाई, यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स हियर। टेम्परेचर बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, डिफ्यूजन बढ़ता है, तो तुम्हें अपना ये आंसर एकदम कड़क तरीके से मिलेगा। सो समर्स के अंदर डिफ्यूजन ज़्यादा जल्दी होता है एज कंपेयर टू विंटर्स। फाड़ाफाड़ी? ओके, सो ऑब्वियसली समर्स में टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बढ़ता है, इस वजह से आपका डिफ्यूजन भी बढ़ता है। चलिए आगे। ओके, आई होप मैंने तुम लोग को ज़्यादा माउथ वाटरिंग सिचुएशन में नहीं डाला होगा। अभी लग रहा होगा कि मम्मी पापा आज ना बाहर जाएंगे कहीं खाने, बोलोगे ना चप्पल बड़ी वहाँ से कि क्या पढ़ क्या रहे हो तुम खाने के बीच में, ओ पढ़ाई के बीच में। ओके, आफ्टर मॉर्निंग एक्सरसाइज यू फील कोल्ड, एक्सप्लेन। भाई ये तो मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, आई कैन टेल। लिटरली जब आप जॉग करके आते हो या कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करके आते हो, आपको ठंड लगने लगती है, इतने पसीने के बाद ठंड लगती है। क्यों? वाई? किसके अराउंड हम लोग घूम रहे हैं? क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है? इट्स ऑल अबाउट इवेपोरेशन causes cooling। कैसे हुआ? यू आर स्वेटिंग अ लॉट, आपकी बॉडी पे भी स्वेट है, ड्रॉपलेट्स है। अब वो इवेपोरेट होंगे क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट से ऑब्वियसली योर स्किन विल टच, एक्सपोज होती है, सो दोज लिक्विड विल टर्न इनटू वेपर स्टेट। वो स्वेट जब वेपराइज होता है तो आपकी बॉडी से जो वो एक्स्ट्रा हीट है, लेटेंट हीट है, वो लेके जाएगा, एंड वंस दे टेक दैट लेटेंट हीट विद इट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की हम बात कर रहे हैं, your skin feels cooler, your body feels cooler, and that's all because of evaporation causes cooling। कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है? या फिर another very relatable example, बहुत गर्मी हो रही है, ह्यूमिडिटी चिप 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 वाली गर्मी है और लू चल गई, तुम स्वेटेड हो, बिल्कुल पसीने आ रहे हो, और लू मतलब गर्म हवा चल रही है, उस गर्म हवा से भी तुम्हें ठंडक मिल रही है। We all know, so that's because of again evaporation causes cooling। latent heat of vaporization जाएगा बॉडी से, वो excess amount of heat जब जाता है, that makes your body feels cooler। So it's all because of cooling effect caused by
evaporation. Okay guys, next question on your screen. देखिए, state two factors which determine whether a substance is solid, liquid or gas. हाँ, दो फैक्टर्स बताने हैं जिसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि whether substance is solid, liquid or gas. सिंपल सी बात है, solid rigid होगा, ठीक है, इसका शेप फिक्स होगा, स्पेस ऑक्यूपाई, वॉल्यूम फिक्स्ड होगा, प्रॉपर्टीज चिपका दो, दो फैक्टर्स क्या, प्रॉपर्टीज चिपका दो. देन यू कैन मूव टू लिक्विड. लिक्विड फ्लो करते हैं, दे आर फ्लूइड्स, दे डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप. फुल एक्सरसाइज हो गया आज मेरा. ओके, डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम, है ना. और हमारे गैसेस तो अलग ही स्वैग में चलते हैं. नीदर हैव फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम, नीदर हैव फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम. बस फिक्स शेप फिक्स वॉल्यूम के बेसिस पे बता दो, डेंसिटी के बेसिस पे बता दो, कंप्रेसिबिलिटी के बेसिस पे बता दो, तो कोई भी दो फैक्टर्स के बेसिस पे आप डिटरमाइन कर सकते हो. सो काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी करी है, आई हैव टेकन टू अदर फैक्टर्स, सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू. काइनेटिक एनर्जी गैसेस के केस में हाईएस्ट होती है, लिक्विड्स के केस में उससे कम होगी, सॉलिड्स के केस में काइनेटिक एनर्जी लीस्ट होती है. तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम सॉलिड्स की बात करें, पार्टिकल्स आर टू क्लोज टू ईच अदर, बेचारों को मूवमेंट की जगह ही नहीं मिलती है, टू एंड फ्रो. या सोचो कभी किसी शादी में जा रहे हो और वहाँ पे इतनी भीड़ है, बहुत भीड़, आई डोंट नो इफ यू हैव बीन टू सच वेडिंग्स और नॉट. ऐसी भीड़ कि एक प्लेट से आपके पीछे किसी ने टच कर दिया और आपके कपड़े खराब हो गए. गए हो कभी ऐसी शादी में? रोना निकल जाता है उसके बाद कि पीछे से आके कोई इतनी भीड़ में आपको प्लेट टच कर देगा, प्लेट में से वो. ओके, आई रिमेम्बर समथिंग. ओके फाइन. सो दैट मीन्स यू कैन नॉट मूव अराउंड. मतलब ना तुम कोई पिज्ज़ा का स्टॉल इंजॉय कर सकते हो, ना पनीर चीला का स्टॉल इंजॉय कर सकते हो. यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू जस्ट मूविंग टू एंड फ्रो, दूसरों की प्लेटों में ही झाँक रहे हो. दैट्स सॉलिड. लिक्विड थोड़ा कम भीड़ है ना, यू मूविंग अराउंड एंड स्वर्लिंग अराउंड, सब चीज़ें इंजॉय कर रहे हो, अच्छा चल रहा है. गैसेस के स्टेट में भाई ये तो गदरी, आई टोल्ड यू, ये अलग ही स्वैग में चलता है. गैसेस कुछ फॉलो नहीं करता है, नो फिक्स शेप नो फिक्स वॉल्यूम. काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा है क्योंकि पार्टिकल्स का स्पेस इतना ज़बरदस्त हाई होता है. तो ये वही है शादी में आए फूफा जी जो डांस करके, लाइक इनका वो डांस बच्चों को रुला रहा है, बच्चे गिर रहे हैं, आंटियाँ रो रही हैं, बट अंकल का डांस चलता रहेगा, राइट. सो दैट्स गैसेस. काइनेटिक एनर्जी फॉर gases will be the top one on the top. Now attractive forces की बात करें तो स्पेस और अट्रैक्टिव फोर्स को हम दोनों को एक साथ रिलेट कर सकते हैं. इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड में सबसे कम, देन लिक्विड्स में उससे ज़्यादा एंड गैसेस में उससे ज़्यादा. अट्रैक्शन की बात करें तो सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड्स में उससे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, गैसेस में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है. So the attractive forces between particles also gives you one factor to distinguish between solid, liquids and gases. So यहाँ पे ना मतलब you have a variety of things to write. आप किसी दो पॉइंट्स पे स्टिक नहीं रह सकते, आपकी चॉइस इसमें चल सकती है. ज़रूरी नहीं कि दो पॉइंट जो लिखे यही सही होंगे. आप सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कोई और फैक्टर लाओगे तो वो भी चलेगा. तो ये बड़ा फ्लेक्सिबल क्वेश्चन है, ठीक है ना. Next, sulfuric acid is added to water. Will you get a mixture or a compound? Sulfuric acid का फॉर्मूला H2SO4. ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, डेंजरस होता है. H2SO4 और पानी को अगर हम लोग मिक्स करते हैं, मेरा आंसर इस स्टेटमेंट में ही था, अगर हम लोग H2SO4 और वाटर को मिक्स करते हैं तो ये आपका मिक्सचर बनेगा, नॉट अ कंपाउंड. सो गाइस, कंपाउंड आपका प्योर सब्सटेंस था.
As we discussed, pure substance means which is made up of only one type of particle. अगर मेरे पास सिर्फ H2SO4 का बॉटल होता ना, पूरा H2SO4 का बॉटल होता, तो मैं उसको बोल सकती थी कि चलो प्योर सब्सटेंस H2SO4 कंपाउंड है। या मेरे पास सिर्फ पानी होता तो मैं इसको बोलती प्योर सब्सटेंस। अभी ये दोनों मिक्स हो चुके हैं तो इट इज कॉल्ड टू बी एज अ मिक्सचर। फाइन, प्योर सब्सटेंस तो नहीं है, ये मिक्सचर है। अगर आपको ये क्वेश्चन पढ़ के याद नहीं आए ना तो आप पता है और क्या एग्जाम्पल ले सकते हो, NaCl वाटर। इन एग्जाम्पल से आप हेल्प ले सकते हो जिससे कि आप इन आंसर्स, इन क्वेश्चंस को समझ पाओ एंड यू कैन डिसाइड कि आपको लिखना क्या है। NaCl with water is a mixture. Sugar with water is a mixture. Similarly, sulfuric acid with water is also a mixture and it's a homogeneous mixture. To be precise with your answer, आपको लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो that's it's a homogeneous mixture. क्योंकि आप किसी भी प्रपोर्शन में ऐड कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है ना। मेरी मर्जी, मैं पानी ज़्यादा डालूँ, सल्फ्यूरिक एसिड कम, ऐसे नमक और वाटर के अंदर नमक मेरी मर्जी में कम डालूँ ज़्यादा डालूँ, मेरी मर्जी। सो दैट मिक्सचर ऐसे तो वर्क करता है। यू कैन ऐड थिंग्स इन एनी प्रपोर्शन एंड दे विल नॉट केमिकली कंबाइन विद ईच अदर। वो कुछ बॉन्ड बना के कोई नया सब्सटेंस तुम्हें नहीं दे रहा है। And you can add up things in any proportion as your choice. That's mixture. Okay, moving on to your next question. A diver is able to cut through water in a swimming pool. What property of matter does this observation show? कैसे? Anyone who's a swimmer here? कोई है यहाँ पे जो swim करना जानता है and who dives really good? तो देखो, अगर आप लोग ने कभी स्विम करा है या नहीं करा है, बट इट्स अ जनरल नॉलेज, सबको पता है कि स्विमिंग करते करते इंसान थक जाता है। क्यों? क्योंकि थकने का रीज़न होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कौन दे रहा है? पानी दे रहा है। पानी के अंदर कौन दे रहा है? वाटर मॉलिक्यूल्स दे रहे हैं। तो लिक्विड के अंदर स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में, पानी में स्पेस है। डाइवर आया, उसने कट थ्रू करा, भगवान कहाँ हाथ पैर सर कहाँ निकाला है मैंने, तो डाइवर ने कट थ्रू करा पानी को जस्ट बिकॉज ऑफ स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। बट स्पेसेस इतना ज़्यादा नहीं होता कि दे डोंट गिव रेजिस्टेंस, दे डोंट प्रोवाइड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस दे रहे तभी तो आप उसको कट करके आगे जा रहे हो। दैट्स वाई यू गेट टायर्ड आफ्टर सम टाइम, इजंट इट? अब यही आप फॉग के अंदर वॉक कर रहे हो तो फॉग के अंदर थोड़ी ना आपको कोई रेजिस्टेंस फील होता है, पक्का ना फील नहीं होता है ना। अगर होता है तो भाई देख लो आसपास भूत भूत को। सो देर इज नो रेजिस्टेंस व्हाइल यू आर वॉकिंग इन फॉग बिकॉज पार्टिकल्स आर क्वाइट फार अपार्ट। और अगर यही तुम वॉल के अंदर से चल के जाने की कोशिश करोगे एक रूम से दूसरे रूम में, तो घर वाले समझ जाएंगे कि भाई पढ़ाई वढ़ाई बस करो, अभी हो गया है ना तुम्हारा, हो गया है। तो obviously that's all because of the spaces between particles we are able to cut through. Space between particles liquid ज़्यादा है थोड़ा, तो उनमें intermolecular force of attraction कम होगा, and that's the reason swimmers are able to cut through water. Alright guys, so now we are starting up with 1 mark के questions. So get yourself ready, give me a big smile. कभी हंस भी दिया करो जी. So 1 mark question, rapid fire. Get yourself on toes. एकदम उड़ते हुए जाएंगे and be careful while you're reading your questions. ठीक है, ध्यान से पढ़ना। 1 मार्क के questions बहुत बहुत स्कोरिंग होते हैं। You just have to keep yourself on toes. Concept एकदम crisp clear होने चाहिए। ठीक है, चलिए then, what are we waiting for? Ready, steady, and question on screen. Which of the following solutions scatter light? Fog, smoke, mayonnaise, or all of these? क्या लगता है? मुंह में पानी आया? Fog, smoke, mayonnaise. Smoky sandwich, smoky mayo cheese sandwich. Okay guys, so all of these are the examples of colloids. Let me tell you, ये सारे example colloids के हैं, and क्योंकि example colloids के हैं, they are heterogeneous, and because they are heterogeneous, they will definitely going to show
Tyndall effect. Tyndall effect बोले तो they will all scatter light, and that's the reason option D is your फटाफटी answer. I hope you all are getting it right. सही है ना सबका? Okay. Next question. Next question on your screen. Very stereopo. Sodium and phosphorus are metalloids, are non-metals. Metalloids and non-metals respectively. Metals, non-metals respectively. कृपया करके respectively को थोड़ा सा respect दे दे. That's a common thing, common mistake you all do. इसलिए मैं बार बार ये बात हमेशा अपने बच्चों को याद दिलाती हूँ. Respectively, respectively. ध्यान दो उसको. Sodium and phosphorus. So, क्या बोल दी पब्लिक? It is sodium is a metal. ये तो पता है आप लोगों को. Phosphorus is a non-metal. Phosphorus non-metal की कैटेगरी में आता है. So that means option D as your correct answer. अगर आप लोगों ने कभी पीरियोडिक टेबल देखा, आप लोग को कई बार ये कंफ्यूजन रहता है, मैम हमें कैसे पता चलेगा कि मेटल है एलिमेंट या नॉन मेटल है? तो देखो पीरियोडिक टेबल आता है, एक बड़ा कलरफुल सा टेबल, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा. एंड लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखते हो तो लेफ्ट हैंड साइड मेटल्स होते हैं. सोडियम लेफ्ट हैंड साइड पे आता है, कैल्शियम लेफ्ट हैंड साइड पे आता है, पोटेशियम लेफ्ट हैंड साइड पे आता है. तो लेफ्ट हैंड साइड वाले मेटल्स कहलाते हैं. एंड वंस यू गो टू द राइट हैंड साइड ऑफ दैट टेबल तो वहाँ पे आपको नॉन मेटल्स मिलते हैं. राइट? सो फॉस्फोरस इज अ नॉन मेटल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से हम लोग डिसाइड करते हैं वेदर इट्स अ मेटल और अ नॉन मेटल. नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लेता है, दे आर ग्रीडी फॉर इलेक्ट्रॉन्स. मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं. सो अभी आप लोग ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर नहीं पढ़ा है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, बट दैट्स हाउ वी एक्चुअली डिटरमाइन अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. श्रेडिंग ऑफ पेपर इज अ डैश चेंज. क्या लगता है? श्रेडिंग ऑफ पेपर फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है? फिजिकल केमिकल दोनों है. And D, none of them. बूझो तो जाने. So it's A, B, C, D. सोचो जरा सोचो कि आंसर क्या है. कैसी बेकरारी है ये, कैसा नशा है, तुमसे दिल लगाने की सजा है. अच्छा, श्रेडिंग ऑफ पेपर के बाद क्या होगा? पेपर बदल जाएगा, कुछ नया बन जाएगा, वुड बन जाएगा? नहीं ना, पेपर पेपर ही तो रहेगा, चाहे बड़ा पीस हो या छोटा पीस या उससे भी छोटा पीस. तो इट्स अ फिजिकल चेंज. जब तक कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है बॉस, इट इज एब्सोल्युटली अ फिजिकल चेंज. अब मुझे फटाफट से एक एग्जाम्पल दो जो कि फिजिकल एंड केमिकल दोनों है. What kind of change has both physical and chemical? और दोनों साथ साथ चलते हैं respective, simultaneously. Come on, come on, come on. Type it down in the chat box. चलिए आगे. Okay. Next. To make a saturated solution, 50 grams of MgCl2 is dissolved in 100 grams of water at 303 Kelvin. Find its concentration at this temperature. तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है. कॉन्सेंट्रेशन निकालने के आपने कुल 3 मेथड्स पढ़े हैं. कौन कौन से मेथड? मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज. यहाँ पे आपको क्या दिया है? उसने बोला है कि 50 ग्राम्स MgCl2 है. गिवन क्या क्या है? गिवन है आपके पास MgCl2 मीन्स योर मैग्नीशियम क्लोराइड सोल्यूट विच इज 50 ग्राम्स. Then you have it dissolved into water which is your solvent and that's 100 grams. Temperature दिया है 303, कंफ्यूज करने के लिए देते हैं. Find the concentration. तो अभी ये समझ में आ गया है कि ये mass by mass percentage लगेगा. मतलब mass of solute divided by mass of solution into 100 है कि नहीं? मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है? 50. सोल्यूशन 100 है कि नहीं? सोल्यूशन 100 है, खबरदार 100 लगाया नीचे तो. इट्स 150 गाइस. सोल्यूशन बोले तो एडिशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट.
जिसने गलती करी है, प्लीज ट्राई नॉट टू रिपीट दिस मिस्टेक, एंड दैट विल गिव यू 33.3%, which makes option D as your bang on answer. Yeah, option D सही है, आ रहा है सबका? Okay. Next question on your screen. If the humidity of a place is increased, then evaporation will increases, remain same, decreases, or none of the above. What? What is the trick? What is the trick? Guys, what is the trick? अभी हम लोग बात करके आए हैं WHAT. W for wind speed. Easy way of remembering all the factors. H is for humidity. जब तक याद नहीं होगा हम रिपीट करते ही रहेंगे. एरिया, सरफेस एरिया, एंड T इज फॉर टेम्परेचर. तो यहाँ पे ये जो 3 फैक्टर्स है, विंड स्पीड, एरिया, टेम्परेचर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं रेट ऑफ एवेपोरेशन के. मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोले तो अगर ये फैक्टर्स बढ़ते हैं तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी बढ़ेगा. अगर ये 3 फैक्टर्स घटते हैं तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी डिक्रीज होगा, घटेगा. जबकि ह्यूमिडिटी जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल काम करता है. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोले तो कि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ एवेपोरेशन कम होगा एंड वाइस वर्सा. तो यहाँ पे उसे ह्यूमिडिटी को लेकर बात करी है. सो इफ ह्यूमिडिटी ऑफ द प्लेस इज इंक्रीज देन रेट ऑफ एवेपोरेशन विल डेफिनेटली डिक्रीज. अगर हम इसका रीजन ढूंढे ऐसा क्यों होता है, तो देखो ह्यूमिडिटी का मतलब है उमस. उमस चिपचिप वाली जो गर्मी होती है. ऑलरेडी एनवायरनमेंट के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाइड हैं और एयर जो है सर्टेन अमाउंट तक वाटर ऑक्यूपेंसी रखता है अपनी एयर में. नाउ as air has a good amount of water molecules already, then और water molecules evaporation के थ्रू उस voids में घुसना is difficult, क्योंकि वहाँ empty space बहुत कम है for more water molecules to occupy. इसीलिए rate of evaporation कम हो जाता है because of increase in humidity. Humidity की वजह से already बहुत water molecules है air में, और water molecules के लिए जगह इतनी नहीं होती है. That's the reason. Next question. The boiling point of water is. क्या है boiling point of water? Okay. 0K, 0 Kelvin, 100K, 100 Kelvin, 273 Kelvin और 373 Kelvin. तो Kelvin में अगर याद है डायरेक्टली तो बहुत बढ़िया. नहीं याद है और boiling point आपको अगर 100 डिग्री सेल्सियस में याद है तो Kelvin में कन्वर्ट कर लो. सिंपल ना. कैल्विन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? कैल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273. सब्सटीट्यूट करो वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273. मेरा गणित कहता है इट इज 373 कैल्विन. होपफुली आपका मैथ्स भी यही कहेगा, राइट? सो यस, दिस इज योर फाटाफाटी आंसर, 373 कैल्विन. चाक दे फट्टे. Question number 7. Which of the following has the least interparticle force of attraction? सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है? जिसमें सबसे ज्यादा स्पेस होता है उनके बीच में अट्रैक्शन सबसे कम. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ना. सो प्लैटिनम आपका सॉलिड है. ड्राई आइस इज अ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसका दूसरा नाम. अमोनिया गाइस इट्स अ गैस. ब्रोमीन अगर आप लोग को याद हो इट इज लिक्विड. ये एक एक्सेप्शनल नॉन मेटल है विच स्टेज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. इसका कलर होता है ऑरेंजिश रेड कलर, राइट? सो ब्रोमीन लिक्विड, प्लैटिनम सॉलिड, ड्राई आइस सॉलिड, अमोनिया बचा गैस. सो इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी लीस्ट इन केस ऑफ ammonia. I hope you all are getting this answer. Yes? Chalk de fatte. Moving on to our next question. What will be the corresponding temperature of Kelvin, temperature Kelvin scale for 35 degree Celsius? तो वो बस आपसे conversion करा रहा है and this is a very common question of your exams. वो आपको convert करने के लिए दे देगा Kelvin to degree Celsius और degree Celsius to Kelvin. vice versa चलता है. तो क्या करना है? बस फॉर्मूला लगाना है. Kelvin is equals to degree Celsius plus 273. डिग्री सेल्सियस 35 है प्लस 273 कितना आएगा भाई?
5678789 10 and 308. Are you getting it? Are you getting it? Yes, we are getting it. It's 308308 Kelvin. That's your perfect answer. Good job, guys. Give me a high five. Sahi aaya? Okay. Next, question number 9. Which of the following diffuses faster? Diffusion is one of the property of, मतलब unique property हम कह सकते हैं of gases. Gases के बीच में huge space between particles, so they can easily diffuse, intermix into each other. बड़ा socialized behavior रखते हैं, easily diffuse हो जाते हैं, easily intermix हो जाते हैं. Now, ammonium chloride, dry ice, camphor, acetone. Acetone कहाँ use करते हैं? नेल पेंट रिमूवर में. नेल पेंट रिमूवर का जो बॉटल है एक बार खुला छोड़ के देखो, देखो क्या होता है. बट परमिशन ले लेना, जिसका भी है जरूर परमिशन लेना, क्योंकि बाद में तुम्हें चप्पल तो पड़ेगी ही, है ना, घूमती हुई तो आएगी. क्योंकि जैसे आप एसीटोन का डब्बा थोड़ी देर खुला छोड़ दोगे, दैट वॉल्यूम विल रिड्यूस. काहे? एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है. इसका नेचर होता है वॉलेटाइल. वॉलेटाइल बोले तो दे कैन ईजिली इवेपोरेट. तो ये डिफ्यूजन बहुत जल्दी शो करते हैं. दे शो अ वेरी गुड डिफ्यूजन. सो ड्राई आइस, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड एंड एसीटोन, एंड आंसर वो भी ऑप्शन डी. एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट, Which kind of colloid is cheese? Cheese कौन से टाइप का colloid है? Sol, gel, foam, aerosol. Foam तो नहीं है. Sol लगता है. Gel is that like जब खाते हो वो slice of cheese तो कैसा texture आता है? Does that give you some gel like thingy? Yes, it is absolutely gel colloid. Type of colloid is gel, and the example here is cheesy cheese. Is that question easy peasy, cheesy squeezy? Yeah? Okay. Chale guys, on that note, we have come to an end. And congratulations, you all did a very good job. Do let me know कि कहाँ पे तुम लोग ने जोड़ ढाल करा है. अगर गलती करी भी है ना, that's okay. बस उन गलतियों को रिपीट नहीं करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है एंड ये उठकर एज इट इज आपके पेपर में आते हैं. सो ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस जो अभी तक हम लोग करके आए, दे आर सुपर सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. So I will bring you more questions like this. So for that, you have to press the bell icon to get more informational videos straight to you without losing them. ठीक है, कोई information आप lose ना करो. For that, you can always subscribe. So comment, share, and do let me know what is the best part you like of this session. और आपको ऐसे कौन से session चाहिए? Just give me the ideas, and I'll see if I can pick those ideas of yours and make a video on it. So thank you so much guys. Follow me on my Insta and Telegram channel to get more informational and knowledgeable videos. This is it from my side, and फिर मिलेंगे चलते चलते. This is me, Rachita Sachdeva, signing off. Stay safe, stay happy always, हमेशा. Bye, take care.